हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बी सोशल पॉडकास्ट। आज जो ब्रांड हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज फूड अड्डा। हमारे साथ आज उनके फाउंडर है मिस्टर हार्दिक सावला। फूड अड्डा चालू हुआ था एक स्टॉल से और आज है उनके पास 78 आउटलेट्स। कैसे उन्होंने एक स्टॉल से एक 78 आउटलेट्स की जर्नी कवर की, आज वो हम लोग डिस्कस करेंगे। द लर्निंग्स जो उन्होंने सीखा, फूड इंडस्ट्री के बारे में जो उन्होंने समझा, जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया और कैसे वो चलती है फूड इंडस्ट्री हम लोग के इंडिया में, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। एंड उनकी जर्नी कैसे रही है, अप्स एंड डाउन्स कितने रहे हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। हेलो हार्दिक भाई, वेलकम टू सोशल पॉडकास्ट। सो आज हम लोग आपका बिजनेस जो है फूड अड्डा, जो फ्यूजन फूड के बारे में विल डिस्कस अबाउट दैट। एंड बिफोर उसके स्टार्ट करने के पहले आपका थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आपका जर्नी कैसे था और आपका कॉलेज कैसे था, स्कूल लाइफ कैसे था। तभी से आप इसमें आपका था कि आपको बिजनेस ही करना है, उस साइड पे कुछ जानना चाहिए। एक्चुअली मेरा फैमिली इज इन बिजनेस सिंस लास्ट 3 or 4 generations. Okay. मतलब मेरे दादाजी बॉम्बे आए थे, आई थिंक प्री इंडिपेंडेंस. Okay. So they also settled down in Borivali. My father was born in Borivali. And we had a store exactly opposite to Borivali station. Okay. तो बचपन से एक आदत तो था ही कि वो स्टोर का एक था, कपड़े का. ओके. So दादाजी, पापा, बड़े पापा सब बैठते थे वहाँ पे. Okay. And it was a very legendary store. Ran for almost 60 years. But then in 2000 my father passed away when I was 5 years old. And my बड़े पापा फिर भी चला रहे थे. दादाजी तो मेरे born होने से पहले ही एक्सपायर हो गए थे. But then we have a good joint family. तो बड़े पापा भी अच्छे से बिजनेस कर रहे थे. And फिर भी after पापा also it was very good everything. And घर में 2 elder sisters, me and mama. तो एजुकेशन वाइज तो ऐसे मजा आता था, स्कूल में बहुत पढ़ाई वढ़ाई करता था. एंड कैसे छोटा था, जब 4th 5th स्टैंडर्ड था तब से ही दुकान पे जाके मैं बैठता था. Okay. गले पे वो एक आदत सा ही था, क्योंकि बचपन से वो कैसे वो इंजीनियरिंग ही हुआ रहता था कि रोज का शेड्यूल क्या, सुबह उठो, नहाओ धो, दुकान जाओ. अपने घर के बड़ों को अपन देखते हैं, चाचा, फिर बुआ, फूफा जी सब, तो उनको देखा है कि फॉर अस इट वाज कि हाँ यही लाइफ है. उठो, दुकान पे जाओ, रात को आओ, घर पे घर वालों के साथ घूमो फिरो, हफ्ते में महीने में 1 आध 2 दिन घूमो. तो इट वाज एन आइडियल लाइफ फॉर अस. जॉब का तो मतलब कभी सोचा ही नहीं था. अच्छा. एंड एट दैट टाइम आल्सो मतलब दुकान पे बड़े पापा वाज हैंडलिंग ऑलमोस्ट क्लोज टू अराउंड 40-45 स्टाफ. और बिग स्टोर. हाँ, बड़ी स्टोर थी, 2 फ्लोर्स की. ओके. एंड काफी मल्टीपल स्टोर्स थी. तो बोरीवली में, मलाड में वो करते थे. बट देन समहाउ इन 2008 वी शट दैट. आई डोंट नो, बिकॉज मैं भी काफी छोटा था, क्यों नहीं. तो वो रेंट आउट पे चढ़ा दी. एंड देन फिर बाद में टाइम पास के लिए कुछ था ही नहीं आफ्टर, बिकॉज वरना 7th 8th स्टैंडर्ड की बात है, उससे पहले वरना स्कूल से आके वेकेशन पे दुकान पे बैठना, इट वाज अ हॉबी. तो वो कैश काउंटर मिस करने लग गया वगैरह था. बट 10th स्टैंडर्ड में आई गॉट 82% in 2011 when I passed out my 10th. तो मेरी दोनों सिस्टर्स वर इन NM. One is half CA, one went to USA for MBA. तो मेरे को बट फिर भी पढ़ाई का शौक नहीं था. मेरा कैलकुलेशन थोड़ा हमेशा से रिवर्स चलता था. तो 10th के वेकेशन में मैं बुआ की दुकान पे जाता था. कि मेरे को उसमें ही मजा आता था करके. बट देन एंजॉय भी करता था, घूमना फिरना सब था. पर 11th स्टैंडर्ड में मिठी बाई में एडमिशन लिया. बहुत मजा आया मिठी बाई में. एंड इतना मजा किया कि मैं 11th में फेल हो गया. अच्छा. बिकॉज 10th में 82 से 11th सीधा फेल, और घर पे बता नहीं सकता था. तो फिर मैंने 1 साल घर पे बता ही नहीं कि मैं 12th प्राइवेट दे रहा हूँ. ओके. मम्मी को रोज घर पे बोल के जाता था कॉलेज जा रहा हूँ, और कॉलेज के यहाँ घूमता था, दोस्तों के साथ घूमता था. वो टाइम पे मेरे 2-3 दोस्त लोग थे जो बिजनेस करते थे. लाइक ऑलवेज आई हैव हैड फ्रेंड्स हु आर मच मोर एल्डर टू मी, बिकॉज बड़ी दीदी के फ्रेंड्स और सब अपने ही दोस्त लोग, अपने एज के तो सारे है ही है. तो लोग का एक दोस्त था प्रीतेश करके, उसका हार्डवेयर का बिजनेस था. हार्डवेयर में कुछ सप्लाई वगैरह करता था, वो टेक्निकल पार्ट्स जो होते हैं. तो उसके डैड का गोडाउन था मस्जिद बंदर कहीं साइड पे, वहां से माल डिस्पैच होता था. एंड ही वाज द पर्सन इन चार्ज फॉर मार्केटिंग. अच्छा. वो भी 2 भाई थे, एक भाई एक एरिया देखता था, एक भाई एक एरिया देखता था. तो मैं घर से कॉलेज बोल के निकलता था, उसके गाड़ी में बैठ जाता था. एंड उसके गाड़ी में हम लोग दुकान से दुकान जाते थे, वो पेमेंट कलेक्ट करने का उसको. और वो मतलब कैसे 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में ही दिख गया कि मार्केट बहुत हरामी है. हाँ. कि उसको पैसे भी निकालने हैं, उसको माल भी चिपकाना है, उससे रिलेशन भी मेंटेन करना है. बाहर उसके दुकान से निकल के उसको ही गाली भी दे दी है कि बहुत हरामी आदमी है, XYZ. बट देन वो बिजनेस के पहले मैंने जो बिजनेस देखा था मेरे एंड से, कि सेठ वाला बिजनेस था, फैमिली वाला, कि हम गल्ले पे बैठते थे, लोग माल बेचने आते थे,
घर वाले ऐसे सिखाते नहीं थे, बट वो देख के अपन सीखते थे कि माल का बेस्ट कॉस्ट पे लेना है, अपने को पेमेंट 30 डेज 60 डेज में करना है, तो अपना ऐसा रोलिंग सेट होता है वगैरह वगैरह। तो वो मेरे को बहुत मजा आने लग गया, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग। फिर 12th में जैसे तैसे 50 समथिंग% से पास हो गया प्राइवेट में। एंड जब रिजल्ट आया तभी मम्मी को बताया, मम्मा ऐसा ऐसा था। तो घर पे थोड़ा बवाल हुआ, मगजमार हुई, सब हुआ कि मम्मी ऐसा कि तेरी दोनों बहन 85-90% वाली एनएम में एक सीए कर रही थी, आर्टिकलशिप कर रही थी एंड ऑल, बट somehow they accepted it and then मम्मी ने मेरे को बोला कि मैंने बोला कि मेरे को बिजनेस ही करना है, मैं जॉब वॉब नहीं करने वाला। तो तू कुछ भी कर, तेरे को एक्सपीरियंस लेना, जॉब करना ही पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है। तो मम्मी ने यहाँ पे बोरीवली में कॉलेज है सेंट रॉक्स करके, सर स्मॉल इंस्टीट्यूशन, उसमें मेरा बीएमएस में एडमिशन करवाया। एंड फ्रॉम मिठीबाई टू सेंट रॉक्स वाज अ बिग डाउनग्रेड। मिठीबाई में भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो आर स्टिल इन टच। एंड सेंट रॉक्स इज अ वेरी मतलब छोटा सा कॉलेज है जिसकी स्ट्रेंथ ही थी कुछ 100-150 बच्चे इन माय बीएमएस कोर्स। एंड मेरे को somehow वो एटमॉस्फेयर जमा ही नहीं, बिकॉज 3 दिन में गया और मैं बोला नहीं यार ये तो नहीं होगा। मम्मी को बोला हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ कॉलेज। फिर मैंने 1 महीना कंटिन्यूस बंक करके वही दोस्त लोग के साथ घूमना फिरना वो कर रहा था। तो मम्मी ने बोला एक काम कर, तो अंकल की दुकान पे बैठ, साड़ी की दुकान पे। सो मम्मा थॉट कि मैं बिगड़ जाऊंगा, और मेरे को तो वही चाहिए था कि मैं कोई दुकान पे बिठाऊं मेरे को। फिर मामा की साड़ी दुकान पे हम लोग मेरे को बिठाया एंड डेली मेरा काम रहता था। इट इज गोयल शॉपिंग सेंटर, बोरीवली का सबसे पुराना शॉपिंग मार्केट है। वहाँ पे उनकी भी 50-60 ईयर्स से दुकान है, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह है। तो बचपन से आदत थी कि उनके दुकान पे जाने का, तो क्या कि जूस लाओ, वड़ा पाव मंगाओ, वो सेट जैसा। और जिस दिन मैं काम करने गया फुल टनाटन बन के गया, अल्लाह कैसे हो क्या हो, तो बाहर अपना रिलेशन, दुकान के अंदर आज से तू एम्प्लॉई है। ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने सिखाया। दुकान के बाद पहले ही दिन पे मैं सोचा मैं कैश काउंटर संभालूंगा, एंड दैट वो रॉन्ग प्रूव कर दिया उन्होंने कि जब बैठना है बैठना, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो मार्केट ना एकदम पतली गली है, मतलब जैसे मुंबई की मार्केट्स होती है, दादर हिंद माता मार्केट, बोरीवली गोयल मार्केट, एक पतली सी गली रहती है और लाइन में 4 साड़ी की दुकान। तो मैं बाहर दरवाजे पे खड़ा रहता था और वी वर द लास्ट। और चारों 4 साड़ी की दुकान वालों को टैकल करके कस्टमर अपने पास आते थे। तो यहाँ पे ऐसा दरवाजे के यहाँ पे खड़े हो के ऐसा कोई कस्टमर अगर बाजू की दुकान पे देख रहे हैं ना, तो एक रहता था कि उसको एक तरफ देख के स्माइल करना। तो ऐसे देखेंगे, आओ इधर साड़ी देख लो मैडम, आओ आओ। तो दुकान से कस्टमर चुराना, ये सारा करना, वो बहुत अच्छा पार्ट था। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरा अपग्रेड हुआ और मेरे को अंदर साड़ी के सेल्स में शिफ्ट किया। और उनकी 2 दुकान थी, एक मॉक्स प्लाजा में और एक यहाँ पे गोयल में। मॉक्स प्लाजा वाज एलीट, यहाँ पे हम लोग 150, 200, 500 मैक्सिमम 2000 तक की साड़ियाँ बेचते थे, और वहाँ पे वो ब्राइडल वेयर वगैरह। सो आई ऑलवेज एस्पायर्ड, मेरे को उधर बेचना है, मेरे को सस्ता माल नहीं बेचना है। बट सस्ता माल बेचने में मजा अलग था, रोज बाजू की दुकान वालों से झगड़े, कस्टमर्स को पकड़ना, वो 210 का बोर्ड लगाया अपन 200 का लगाए। कॉम्पिटिटिवनेस समझ गया कि इट इज नॉट इजी भाई। मेरे को लगता था बहुत इजी है काम, फिर पता चला घर के बड़ों ने बहुत डिफिकल्ट काम करते, तब जाके घर पे कैसे आता है सब कुछ। तो 2 साल वहां पे काम किया एंड एट अ पॉइंट माय अंकल रियलाइज कि बेटा यू आर डूइंग वेरी गुड, एंड आई वाज नॉट ऑन सैलरी देयर, बिकॉज मेरे अंकल ने मेरे को बताया था कि अगर तेरे को सैलरी दूंगा ना तो तेरे को उसकी आदत पड़ जाएगी। तेरे को जो चाहिए जब चाहिए मांग ले, जब 2000 चाहिए ले लेता था, पार्टी करने जाना है 5000 दो, एक्टिवा लेना है 50,000 दो, जो चाहिए इट वाज लाइक घर का ही। बट अगर वो सैलरी माइंडसेट तभी वो मेरे दिमाग में डालते तो शायद मैं वो सोचता कि आज 25 मिल रहा है कल 50 कर लूंगा। बट इट वॉज गुड कि उन्होंने हमेशा ये दिखाया तू धंधा बड़ा करने को देख। कभी कभी मन में होता था यार ये क्या सब लोग फिक्स सैलरी में कमा रहे कर रहे, बट देन एट द एंड इट वॉज गुड कि नहीं, मैं नहीं गया सैलरी वाले पार्ट में। इट वॉज, फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि नाउ यू कैन डू योर ओन बिजनेस, यू आर रेडी फॉर इट। मतलब मैं पहले जीत पे था, मेरे को खुद का करना है, बट एट सम पॉइंट ही रियलाइज्ड। फिर मैंने सोचा कि मेरे पापा जो बेचते थे, ही वाज इनटू बेबी किड्स वेयर, मैं साड़ी में था। और जब मेरे अंकल ने समझाया मेरे को कि साड़ी ऐसा चीज है ना, सबसे डिफिकल्ट चीज है बेचना, बिकॉज आपको एक लेडी को बेचना है, एक औरत को who's 40+, who's going to save her money, who wants a lot of choices, और उसको सेटिस्फाई करके उसको सेकेंड टाइम वापस बुलाना भी है, डिस्काउंट दे के, अच्छा सर्विस दे के, फ्री में फॉल बीडिंग करवा के, तो कान ऐसे पकड़वाना डिस्काउंट की जगह ये करा। तो वो बहुत लर्निंग फेज था कि यार बेचना 200 के प्रोडक्ट को बेचना के भी उतना ही मेहनत लगता है। और कभी कभी मैं वो वाली दुकान पे जाता था जहाँ पे 25,000 50,000 के ब्राइडल लहंगे बेचते थे, और उसके लिए ज्यादा कम मेहनत लगती थी। तो वो पॉइंट पे मैंने रियलाइज किया जो हाई टिकट साइज का प्रोडक्ट है ना,
वो खरीदने वाला भी ज्यादा दिमाग से क्लियर रहता है कि उसको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, और स्पेंड करने के टाइम 500,000 या जो भी फिगर है वो ज्यादा नहीं देखेगा। और जो लो टिकट साइज का प्रोडक्ट है वो खरीदने वाले कस्टमर हमेशा रिलक्टेंट रहेंगे। पर लो टिकट साइज आपको क्वांटिटी में मिलेगी, बड़ी टिकट साइज क्वालिटी मिलेगी, लिमिटेड मिलेगी। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स अपनी जगह पे है। फिर मैंने स्टार्ट किया, आई वाज 19 अराउंड, बट अगेन घर से फाइनेंस नहीं मिला कि नहीं यार धंधा। मम्मी वाज नॉट रेडी के 19 इयर्स से तो इट इज नॉट द एज टू स्टार्ट अ बिजनेस। डैड का जो आप बोल रहे हो बेबी बच्चों का जो कपड़े के लिए करने के लिए। you are 19। यस यस यस, मैंने जब साड़ी का दुकान छोड़ा ऑलमोस्ट 2013 14 की बात है। 14 में मैंने छोड़ा, आई एम 95 ऑन, चालू कर दिया। तो एक कजिन ने भी स्टार्ट किया था तो उसके साथ ज्वाइन हुआ, एंड कजिन इवेंचुअली लेफ्ट दैट बिजनेस बिकॉज उसको जॉब कम मतलब कुछ इश्यूज थे वगैरह। सो विदाउट कैपिटल उस टाइम पे उसके पास माल पड़ा था, ही गेव मी, और उसने बोला दौड़। तो हम लोग क्या करते थे, दादर में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते थे। कुछ वेंडर्स थे, उनको कपड़ा कहीं से लाके देना, डिजाइन कहीं से लाके देना और मैन्युफैक्चर करना। फिर उसके सैंपल्स बैग में लगा के एक्टिवा पे मैं निकल जाता था विरार टू चर्च गेट। मतलब एक डेज रहते थे। एक दिन विरार, वसई, नाला सोपारा, वो तीनों जगह पे जो रिटेल स्टोर्स है वहां पे निकाल के सैंपल दिखाना, ये लो वो लो, एंड फिर उनको माल सप्लाई करना, एक सेट दो, दो सेट दो, ऐसा। 2015 तक तो काम अच्छा था, बट देन आई नीडेड मनी कि अब मेरे को यही इसमें महीने का 30-40 निकल रहे थे, कुछ काम नहीं बढ़ रहा था आगे। तो मैंने एक फ्रेंड से इन्वेस्टमेंट लिया 3 लाख रुपए का। फॉर दिस बिजनेस ओनली। हाँ, मैं बोला अपन 50-50 करते हैं। अच्छा, ओके। बट समहाउ इट डिडंट टर्न आउट वेल के बिकॉज मैंने कहीं कहीं पे ऐसी जगह पे माल क्रेडिट पे देते थे। मीरा रोड में एक जगह पे डंप किया, एक जगह पे कोल्हापुर में किया। पहले 3-4 ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छे थे, एंड एट 19-20 अपना तो रिलेशन अच्छा, मैं जाऊँ तो भाई बैठो चाय पियो करो वगैरह, अच्छा हो रहा था। दिवाली था 2015 का। एट दैट पॉइंट मैं महाराष्ट्र टूर पे गया। मतलब मुंबई में कंपटीशन बहुत है, और हम लोग जब दुकानों में सैंपल दिखाते थे ना तो बहुत सारे होलसेलर्स आते थे, तो वो लोग डिस्कस करते थे ये मार्केट अच्छा, वो मार्केट अच्छा, इधर ये पार्टी से माल बेचो तो वो पेमेंट भी अच्छा देता है, भाव भी अच्छा देता है। तो कोल्हापुर में 2 पार्टीज को माल दिया और मीरा रोड में 3 पार्टी, इनको कलेक्टिवली 6-6.5 लाख का माल डंप किया था फॉर दिवाली। बस दिवाली में हमेशा डिमांड ज्यादा रहती है, और वो टाइम पे भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट इतना बूम नहीं होता, तब रिटेल मार्केट अच्छा चल रहा था। मेजरली रिटेल ही था वो टाइम। एंड आई डिड नॉट फिगर आउट कि ऑनलाइन में जाना चाहिए था। तब मैं होलसेल का, ऑनलाइन का मेरे को 2 वेंडर्स ने आइडिया भी दिया। राइट नाउ आल्सो उनके टच में, दे आर डूइंग क्रेजी नंबर्स, करोड़ों में आज बिजनेस कर रहे हैं मंथली ऑन ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब के होके। तो तभी मैं बोला ये ऑनलाइन में पैसा अटक जाता है। 2-4 लोगों के नेगेटिव एक्सपीरियंस थे, मैं बोला छोड़ो ऑफलाइन ही करते। एंड दिवाली के बाद देखा मीरा रोड की एक दुकान थी जोया नाम से, शांति मार्केट में, 3.25 लाख का उसका क्रेडिट था। दुकान ही बंद, बोर्ड चेंज, और मेरे जैसे बहुत सारे वेंडर्स थे 60 लाख का करके। अब 850 में मैंने जो उसको फ्रॉक दिया तो कस्टमर को 700 में बेच रहा था। ये बाद में मालूम पड़ा, क्योंकि उसको मेरे को चुकाना ही नहीं है, तो अपना प्रॉफिट का कहाँ से सोचेगा। उसको सिर्फ स्टॉक क्लियर करके निकलने का था। फिर सेम कोल्हापुर की पार्टी ने कुछ डिफेक्ट के हिसाब से माल वापस भेज दिया, और डिफेक्ट का तो वो कुछ कर नहीं सकता, बट 2-2.5 लाख उधर अटक गया। 3 लाख का कैपिटल में मैंने जो पैसे कमाए थे वो बचा के 5-6 लाख किए थे, वो पूरा जीरो हो गया। ये 2 पार्टी। हाँ, 2016 में फिर थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट बढ़ती गई, काम नहीं हो रहा था, मैं बहुत डिप्रेस था। और मेरे एक दोस्त ने एक फूड ट्रक स्टार्ट किया था, तो मैंने काम वाम बंद कर दिया। और 2016 में you closed down this one? हाँ, Jan-Feb में ही। Okay. And I did not want to go back to selling sarees or doing job or something. एक तो ईगो की, आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी, और दूसरा वो करना ही नहीं था कभी। फिर बाद में वो फ्रेंड के फूड ट्रक पे मैं उसको हेल्प करने जाता था खाली। ये फूड ट्रक कहाँ पे खोला था उन्होंने? मेरे घर के बाहर ही, बोरीवली में। हाँ, मतलब विद ऑल आवर फ्रेंड्स सपोर्टेड एंड ऑल वैसा। तो मेरे को मजा आने लग गया वो काम में। ये अंडरस्टूड। शाम के टाइम पे मैं उसको बोलता था तू किचन हैंडल कर, मैं बाहर के कस्टमर्स को हैंडल करूंगा एंड ऑल। तो उसमें मजा आया। बट देन समहाउ, मैंने आपको जैसे पहले बताया, बीएमसी रेगुलेशंस एंड ऑल, फूड ट्रक इज नॉट एक्सेप्टेड इन मुंबई। इट इज इलीगल टिल डेट। आप नहीं कर सकते, कोई भी उसका लाइसेंस निकला ही नहीं, प्रोविजन निकला नहीं, मे बी इन फ्यूचर निकलेगा। 3 महीने में बेचारे का फूड ट्रक बंद हो गया। एंड हाँ, एंड इवेंचुअली ही वेंट बैक टू वर्किंग हिज ओल्ड कॉल सेंटर जॉब। मेरा टाइम पास भी चला गया। तो तब मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने डिसाइड किया कि अपन एक फास्ट फूड खोलते हैं। तो 5-6 लाख रुपए के लिए हम गए लोगों से, मतलब फैमिली फ्रेंड से मांगने। फैमिली से लेना नहीं था, ये तो पहला था। कुछ फैमिली फ्रेंड्स के पास गए जो हमेशा बोलते थे अरे हाँ ना, कभी भी कुछ चाहिए तो बताना। एंड मैंने कुछ 5 लाख रुपीज मांगे, तो ही वाज लाइक के ले 50,000
तेरे पापा भी स्टॉल से स्टार्ट किए थे, तू स्टॉल कर अभी, या तो नौकरी कर, लेकिन 5 लाख का अभी तेरा वैल्यू नहीं है कि मैं 5 लाख तेरे पे इन्वेस्ट करूँ। और बहुत कुछ खरा खोटा बोला था, तो मेरे को बहुत ऐसा हो गया, मन गया पहले उसको मुंह पे खींच डालूं, तो मैं बोला अंकल है जाने दे, पैसे वाला है, उसका पापा के दोस्त थे, तो मैं पैसे वाला है जाने दो उसको। फिर मम्मी से मांगा, तो मम्मी इज लाइक कि मैं तेरे को बोल रही हूँ तू जॉब कर। एंड मैं कल ही मेरे ऑफिस के ग्रुप में शेयर किया वो चीज़। 22 जुलाई 2016 को मैंने जेट एयरवेज में एज अ ये क्रू अटेंडेंट अप्लाई किया, क्योंकि मेरा एक दोस्त अभी जेट में ही था। अच्छा। और उसको 62,000 सैलरी इंसेंटिव्स होके हो रहा था, और मेरे को ट्रैवल करने का बहुत गंदा शौक था पहले से, ट्रैवल करते करते खाने का वगैरह। अरे ये कर लेता हूँ 2-3 साल, 10-12 लाख जमा कर लूंगा, देन बिजनेस। हाँ, but मतलब वो- माइंडसेट बिजनेस का हाँ। तो था ही। तो नहीं हुआ काम। जेट के इंटरव्यू में फर्स्ट राउंड क्लियर किया, बट देन मम्मी फिर सुनाने लगी कि तू तो जॉब नहीं करने वाला था, फ्रेंड्स फ्रेंड्स रात को कभी एक आध चाय वाय पे मिलके क्या हो गया, निकल गया सब। मैं बोला नहीं, अब तो बिजनेस ही करूंगा। तो मैंने मम्मी से पैसे मांगे, मम्मी ने नहीं दिए, बोली कि अभी प्रॉब्लम है थोड़ा, अभी नहीं दे पाऊंगी। फिर मैंने मेरी सिस्टर हु वाज मैरिड उससे 50,000 लोन लिया, बोला अभी तो स्टॉल ही डालूंगा। और स्टॉल का डिजाइन्स के लिए गूगल पे गया तो 3 लाख 4 लाख के ही बन रहे थे, क्योंकि मेरे दिमाग में तो मेरे को कियोस्क बनाना था, बरोबर। टपरी नहीं बनानी थी। तो मैं बोला छोड़ो अभी। फिर एक दहीसर चेकनाका के यहाँ पे पता है बहुत सारे वेल्डर्स रहते हैं, हाँ, right. वहाँ पे गए, वहाँ पे एल्यूमिनियम एमएस के पतरे थे, वो लोग भंगार के भाव में बेच रहे थे, एंड 13-14 हजार रुपए में वो उसको सबको कलेक्ट किया, स्टॉल बना दिया। वहां से कलेक्ट कर। हाँ, स्टॉल तो बना दिया, पर मेरे पास शेफ नहीं थे और मेरे को खाना बनाने नहीं आता था। तो मेरे घर पे सालों से हमारे छोटू भाई काम करते थे। मैं बोला छोटू भाई तू खाना अच्छा बनाता है, तू आ जा। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड वाज वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ द कंपनी। वो तभी ऑर्किड में जॉब करता था, एंड ही इज अ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट। तो मैं बोला जॉब से छुट्टी ले 5-6 दिन, घर पे आ, छोटू भाई को सिखा व्हाइट पास्ता का सॉस कैसे बनाते हैं, ये वो। चटनी तो मैंने 18-20 चटनी ट्राई की घर पे बना बना के, और बना ली। तो वो स्टॉल पे से हमने एक विजन लेके स्टार्ट किया कि आज स्टॉल है, बट क्लियर था कि बहुत जल्दी दुकान खोलेंगे। और वो टाइम पे वो बूम नहीं था, 2016 में पिज्जा पास्ता बर्गर्स वाज लाइक कि खाली अच्छे रेस्टोरेंट में मिलता था। फास्ट फूड में मिलता था तो वही क्या वो खाखरा जैसा काइंड ऑफ। और पिज्जा भी बहुत लोकल इंडियन, बहुत लोकल, वो मोज़रेला चीज तो था ही नहीं अगर आप रास्ते पे जाओ तो हमने वो टाइम से फ्यूजन वगैरह स्टार्ट किया जैसे तैसे। बट माइंडसेट क्लियर था कि सिर्फ इतने पे नहीं रुकने का, यू वांटेड टू गेट इट इनटू अ रेस्टोरेंट काइंड ऑफ अ थिंग वो टाइम पे। हाँ, और जो इक्विपमेंट्स लिए वो मैंने जो फ्रेंड का फूड ट्रक बंद हुआ उससे ले लिया। हाँ, तो मतलब जोल जुगाड़ से ही स्टार्ट कर दिया। अब बात आई नाम पे, या फूड अड्डा, योर नेम, हाँ, ब्रांड नेम तभी भी वही था जब स्टॉल था यस आपका? यस, वो वही फोटो में आपको दिखाया ना, हाँ। लोगो भी यही था। अच्छा, सेम लोगो अभी तक कंटिन्यू किया तो पहले हम लोग तभी फ्रेंड्स में सब अड्डे पे मिल करते थे। मतलब अड्डा तो करना है, पर क्या अड्डा, तो नाम अलग अलग सोचा बुचा। फिर मैंने बल्लूज अड्डा का बैनर प्रिंट कर दिया। बल्लूज अड्डा? हाँ, ऐसे ही कि वो तभी बहुत वायरल मीम चल रहा था, बल्लू बता मेरी एक टांग, काइंड ऑफ दैट के लोग कहीं ना कहीं कुछ रिलेट कर लेंगे। फिर हमारे इधर एक छोटूस किचन, अब वो छोटूस किचन भाई, उनके ओनर का नाम है महेंद्र भाई, पर आधे से ज्यादा लोग उनको छोटू भाई करके ही जानते हैं क्योंकि नाम। हाँ, मैं बोला अपने को कोई बल्लू करके बुलाएगा लोचा हो जाएगा। रात को वो डीटीपी प्रिंटर के पास, जेरोक्स वाले के पास मैंने ये लोगो बनवाया था। मैं बोला प्लेन नहीं, अंदर अपन पिज्जा पास्ता बेच रहे तो पिज्जा पास्ता का डिजाइन डाल दे। तभी तो ग्राफिक डिजाइनर। हाँ, कुछ था ही नहीं यार, था तो मेरे को नॉलेज में ही नहीं था। तो मैं बोला फूड लिख दे आगे बस। और मेरे को तब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ये सब का कुछ आइडिया ही नहीं। सिंगल टेकन हंगरी डाल दिया और फूड अड्डा डाल दिया, स्टार्ट कर दिया। रिस्पॉन्स ऐसा है कि हम लोग का क्रॉस इन्वेस्टमेंट 44-46,000 था। विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स पर डे 10-15 हजार की सेल होने लग गई। अच्छा, फर्स्ट। हाँ, और मेरा जो स्टॉल था उसके एग्जैक्ट पीछे था जैन मंदिर, इवन आई एम अ जैन। अच्छा, ओके। तो वो लोग को थोड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज कांदा लहसुन का तड़का लगाते हैं ना अपन, पास्ता के लिए लहसुन का पेस्ट वगैरह बनाते थे। तो आई वाज लाइक हाँ यार ये तो गलत है, घर वाले भी मारेंगे, ये लोग तो मारेंगे ही मारेंगे। और आपको भी नहीं, हाँ, मेरे को अंदर से हुआ कि नहीं यार, अगर चाहिए रहता तो उनके साथ झगड़ा कर लेता कि भाई अंदर थोड़ी बना रहा हूँ, बाहर बना रहा हूँ, नाक बंद कर लो, पर सेंसिबल नहीं था। तो वो ओनर ने हमको भगा दिया वहां से। इट वाज लाइक एक दुकान के बाहर जो आउटला होते हैं वहां पे स्टॉल था, तो उसको ओनर को मंदिर के वो लोग ने बोला कि यहाँ पे नहीं चलेगा ये, वरना ऐसा वैसा भगा दिया। 3 महीना हुआ, मैं बोला अब क्या करूँ। एक 100 फुट की छोटी दुकान मिली 3 बिल्डिंग आगे,
अच्छा, शॉप में तब हाँ, मिल गई आपको ये स्टॉल का ही रेंट था हम लोग का 7,000 पर मंथ, पर मंथ। ओके, और शॉप का था 15,000 पर मंथ। डबल। हाँ, पर उसमें 15,000 में क्या चाहिए था, डिपॉजिट 1 लाख थी, ओ, और जो बनाया बनाया था तो साथ में खर्चा भी तो उतना हुआ था, बिजनेस था, थोड़ा कैपिटल था, कर लिया। उसके बाद मैंने, मेरा एक दोस्त है, उसकी महाबलेश्वर में एक होटल है, उसके बाहर भी मैंने एक स्टॉल डाल दिया। उसके होटल के बाहर का कोई स्टॉल वाला भाग गया था, ओके, और वो मेरे यहाँ पे रेगुलर आता है, बचपन का दोस्त। बोला हार्दिक उधर भी डालेगा क्या? दिस वाज इन दिसंबर 2016, 16। ओके, जब यहाँ पे जस्ट मैंने स्टॉल से छोटी दुकान खोली। ये स्टॉल आपने कभी खोली थी? अगस्त 12 2016, 16। ओके, ओके, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। ओके। फिर अक्टूबर में मैंने शिफ्ट कर दिया, छोटी दुकान ली, और दिसंबर में वो बोला महाबलेश्वर में आ जा, और महाबलेश्वर में फिजिकली गया विजिट करने। देखा मार्केट बहुत तगड़ी थी तभी, उधर डोमिनोज, शीतल होटल, डोसा प्लाजा, विठल कामत, ये 4 के अलावा सिर्फ रोड स्टॉल्स थे, और कुछ फास्ट फूड नहीं था, और बहुत महंगा बेचते थे। अपॉर्चुनिटी दिखा तो 12 दिसंबर 2016 को मैंने वापस वहाँ पे एक स्टॉल स्टार्ट किया। उसके लिए 3-3.5 लाख कैपिटल लगा, इधर से टेम्पो भर के गया, टेम्पो में गया यहाँ से, बिकॉज सामान था। आपने जो फर्स्ट स्टॉल खोला था इसका मेन्यू क्या था? आप क्या क्या सेल करते तभी हम लोग मेनू में हमारे पास 3-4 टाइप की सैंडविच थी, 4-5 टाइप के पिज्जा, 3 टाइप के पास्ता, और बस दैट्स इट। इतना ही था? दैट्स इट। 12-15 आइटम थी मोटी मोटी, 12-15, और सब फास्ट रनिंग आइटम? फास्ट, बट सब महंगी। सब महंगी थी? हाँ, सिर्फ टोस्ट और वेज सैंडविचेस सस्ती थी। ओके। हम रोड पे तभी 150 रुपए में पास्ता बेचते थे, ओह, तो लोगों को मजा आने लग गया, क्योंकि हम लोग सिर्फ अमूल यूज करना, वो पहले से क्लैरिटी था कि क्वालिटी टॉप नॉच दो, टॉप नॉच कस्टमर्स आएंगे। आएंगे, बरोबर। आते आते होते आपका ये जो इन्वेस्टमेंट था स्टॉल खोलने का, ये 50,000 आपने लिया था, जिसमें से आपका इन्वेस्टमेंट 44-47 के बीच में था। और फिर उसको सस्टेन करने के लिए आपको माल भी तो खरीदना पड़ा रहेगा, तो कैसे किया नहीं, था? वो सब उसमें आ गया, क्योंकि स्टॉल ही हमने 12,000 में बनाया। 15,000 का आपने स्टॉल। तो वो रेंट वाला ने कोई डिपॉजिट नहीं लिया था? 2 भाड़ा 14,000। 14,000। और माल पहले दिन पे भरने को तो क्या चाहिए था, मेरे को धंधा अगर पहले दिन 5,000 का करना है तो 3,000 का माल लगने वाला था, माल ज्यादा लगा ही नहीं था। और छोटू भाई तो अपने घर के ही थे, घर के ही सैलरी पे, तो कुछ टेंशन नहीं। फिर छोटू भाई ने जैसे बिजनेस बढ़ा, अपने गांव से 2 लोग को बुलाया जॉब पे, बिजनेस बढ़ रहा है, आ जाओ। वो 2 भी हमारे आज टिल डेट एम्प्लॉइज है ही। छोटू भाई आज ऑल इंडिया स्टाफ हेड है, एंड पूरा उनका घर, उनका फैमिली अपने साथ ही रहता है। ओके। और his salary is like at least 7x than what it was in, और प्लस उनके बाकी बेनिफिट्स है, एंड वी हैव प्लान्ड ESOPs फॉर हिम। ओके, ओके। सो अभी वो 250 स्टाफ को लीड करता है छोटू भाई, जो मतलब जुड़े हुए हैं, जो यस जुड़े हुए हैं, अपना रिकॉर्ड ऐसा है कि जो हमारे साथ शेफ जुड़े हैं, जिसको हमने निकाला है वो गए हैं, बाकी कोई हमको आज तक छोड़ के ही नहीं गए। बाकी सारे शेफ जुड़ते जा रहे, और यही फैमिली दोस्त, उनके छोटू भाई के गाँव वाले ही ज्यादातर है। ओके, या तो ऊपर की ऑफिस होटल वाला। वो स्टाफ में तो एक टर्निंग पॉइंट आया था कोविड में, मैं आपको बताऊंगा। फिर ये महाबलेश्वर में खोला, जब मैं बोरीवली में वेजीज के 80 रुपीज में बेच रहा था, मैं महाबलेश्वर में 180 में बेचता था, बिकॉज महाबलेश्वर वॉज अ प्रीमियम प्लेस एंड इट इज टिल डेट। और यहाँ का 10,000 का धंधा और वहाँ का 5,000 का धंधा सेम प्रॉफिटेबल। ओके। बट वहाँ पे दोस्त का होटल था, तो रूम तो फ्री में ही रहता था। बट दिसंबर जब सीजन आया, 12 को खोला, 22-23 तक सीजन आ गया कि फुल हो जाता था महाबलेश्वर। तो मैं अपने स्टाफ के साथ और उसके होटल के स्टाफ के साथ वहाँ पे टेरेस पे सोता था। ओके। बट मम्मी को नहीं बताता था कि मम्मी टेंशन लेगी, गुस्सा करेगी। आप उधर ही जाके रह रहे थे बिकॉज़? हाँ, और ये दुकान मम्मी संभालती थी। ये दुकान मॉम संभालती थी। मॉम का मतलब सपोर्ट लेकिन था ही आपको ये बिजनेस? हाँ, बहुत ज्यादा। मम्मी रोज मार्केट से सामान लाना करना। मैं वही बोल रहा था कि यार ये सब सामान खरीदना मम्मी के हेल्प से। टिल डेट मैं बार्गेनिंग में बहुत बेकार आदमी, मेरे को आप बोलोगे तो छोड़ यार 5-10 ज्यादा ले ले, खत्म कर दे, बट मम्मी वैसा नहीं। सो माल फिर बाद में हम लोग कैसा करते थे, मम्मी मार्केट जाती थी, बोरीवली मार्केट, और वहां से ब्रेड्स वाज द मेन यूएसपी। मुंबई के बाद किधर भी जो आपको मीठा मीठा पाव मिलता है, ब्रेड वगैरह, सैंडविच वगैरह के लिए, तो यहाँ से भेजते थे और द लोएस्ट कॉस्ट। और भेजते कैसे थे, ईस्ट में नीता की बसेस लगती है, उनके ड्राइवर को 50-100 देके उसमें डाल देते थे, मम्मी बस नंबर और ड्राइवर नंबर दे देती थी और उधर से पिकअप कर लेते थे। बट काफी बार क्या होता था कि उसमें बस के डिक्की में हीट बहुत होती थी, तो ब्रेड को फूग लग जाना, पेरिशेबल आइटम, कभी बटर मेल्ट हो जाना। वहाँ पे अमूल बटर बहुत कॉस्टली मिलता था, तो यहाँ से बटर भेजना, तो बहुत सारा वो प्रॉब्लम्स आने लग गया था। बट देन समहाउ वी मैनेज दैट। और महाबलेश्वर में क्या था कि ये सारी चीजें अवेलेबल ही नहीं थी, बिकॉज वो टाइम पे वहाँ पे उतना डिस्ट्रीब्यूटर्स थे ही नहीं, अमूल वगैरह। तो यहाँ वहाँ पे भी एक यूएसपी बन गई हिल स्टेशन की वजह से।
अब यूएसपी बन तो गई, पर प्रॉब्लम क्या आया, आफ्टर 3 months ऑफ ऑपरेशन इन महाबलेश्वर, ये बोरीवली वाला जो हमारा 100 फुट का दुकान था, वहां पे बिजनेस डाउन होने लग गया. सी इट वाज नॉट कि मम्मा चला रही थी इसके लिए, बट व्हेन आई रन द बिजनेस इट्स अ डिफरेंट थिंग. मम्मी इज लाइक शी इज वेरी पोलाइट एंड ऑल, बट वो मार्केटेबल वगैरह, थोड़ा मम्मी को भी दूसरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये वो, आधा टाइम स्टाफ पे धंधा था. यहाँ का धंधा दिन का 2-2 हजार तक आ गया था, वेर वी हैड अ 15,000 रेंट, सैलरीज 3 बंदों की वगैरह. और उसमें वो टाइम पे छोटा दुकान था तो कोई क्रेडिट नहीं देता है कभी भी आपको. आज की तारीख में हम लोग 1 करोड़ का माल क्रेडिट पे लेते हैं, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं 6 महीने तक इतना, बिकॉज वी आर ऑन अ लार्जर स्केल नाउ. पर जब छोटे स्केल के ऊपर बात करें तो आपको 3 बॉक्स चीज भी चाहिए रहता था तो उसके लिए आपको रोकड़ा दो, एंड कैश डिस्काउंट भी नहीं मिलता था. कैश डिस्काउंट सिर्फ बड़े प्लेयर्स को मिलता है, एज ए स्मॉल डीलर नहीं मिलता है. तो वो टीडीएस हो जाता था कि रोज मार्केट जाना, रोज 2-2 4-4 ब्लॉक लाना, रिक्शे का खर्चा, वो कैलकुलेशन में फिर कॉस्ट आपकी ज्यादा आ जाती थी. फिर महाबलेश्वर में से वो वहाँ का कुछ तो यूनियन का लफड़ा था आपस में, एंड देन दे डिसाइडेड कि बाहर से कोई आदमी यहाँ से धंधा नहीं करेगा अनलेस दे ओन द प्रॉपर्टी. तो टिल डेट दैट इज द ओनली ट्रेंड गोइंग ऑन देयर अभी भी महाबलेश्वर. हाँ, यस यस यस. सो माय फ्रेंड ओन्स द प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई ही कैन डू द बिजनेस. आप उधर रेंट पे लेके जाओगे तो रेंट का अग्रीमेंट वहाँ के कोई लैंड ओनर के करना पड़ेगा, बिकॉज वो गांव के लोगों की अपॉर्चुनिटीज छीन रही थी या जो कुछ भी था. इन February 2022 उन्होंने मेरे को वहां से निकाल दिया. उनकी तो खुद की प्रॉपर्टी थी ना, बट वो बट देन उनको अगेंस्ट आया ना. अब उसको तो वहाँ 5 माले का होटल चलाना है, एक स्टॉल के लिए वो थोड़ी मगजमारी पालेंगे, बिकॉज सरपंच बिरपंच सब इन्वॉल्व थे और प्रॉब्लम्स आने लग गई. ओके, तो वो बंद हो गया वहाँ पे. वो माल, वो काउंटर, वो ग्रिलर, वो ओवन, वो सब लेके फिर से टेम्पो में डंप किया, फिर बॉम्बे आया. और इधर जब मैं आया, मैं बोला यार धंधा इतना डाउन है, क्या करे. और ओनर के साथ रिकझिक हो गई कि भाई ये 1-2 महीना तुम रेंट संभाल लो. ओनर ने सीधा 1 month नोटिस पीरियड देके निकाल दिया. हम लोग के पास फिर से दुकान नहीं. फिर बाद में एक पनौती दुकान थी रोशन नगर के टर्निंग पे. पनौती दुकान? हाँ, वहाँ पे 7 साल में 12 लोग पलटी हुए. मतलब वहाँ पे जो भी आता था वो चेंज ही होता था. ओके. और हमारे बजट में तो 15,000 में तो कुछ मिल ही नहीं रहा था. वो 25 में, फिर भी 25 में पनौती दुकान थी. तो मैं बोला देखा जाएगा, ले लेते हैं. ले लिया. एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ कि वहाँ पे दुकान बड़ी थी, थोड़ी लोग बढ़ाए, मेनू बढ़ाया, फ्यूजन थोड़ा लाया ज्यादा. ये कौन से 2017 स्टार्टिंग की बात है, स्टार्टिंग में फेब मार्च के बीच की बात है. okay. जैसे ही महाबलेश्वर से निकाला, इधर से निकाला, वो टाइम की बात है. 2017 मार्च टू 2017 जून वाज द वर्स्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ, बिकॉज 2017 मार्च में हमने एक हुक्का पार्लर था, उसमें हम सिर्फ किचन लगाया था. और वो रेड वीड की वजह से वो भी बंद हो गया. ओके. और वो किचन भी हमारा जो महाबलेश्वर का इक्विपमेंट था वो सील हो गया. बैक टू बैक, मतलब 3 आपका हाँ बंद होते और 3rd जून मेरा बर्थडे था. ओके. और मैं बहुत रोया. मम्मी तभी यूएस गई थी बहन को मिलने. ओके. मैं अकेला 2nd जून को बहुत रोया, बहुत बहुत डिप्रेस था लिटरली कि क्या होते जा रहा है, कुछ सही हो ही नहीं रहा है. बट वो टाइम पे कैसा था कि कुछ 2 फूड ब्लॉगर्स आए थे. वन ऑफ देम वाज काम्या जानी, who's known today as Curly Tails. At that time she just had I think 20-25,000 followers. Okay. And one was street food recipes. Okay. अभी उनका आमची मुंबई करके YouTube पेज है, it has 8 million followers. And वो दोनों ने आके हमारी यूनिक प्रोडक्ट्स को शूट किया. This the new Panoti store you are talking about. yes, yes, उसमें yes. अचानक से, and I didn't knew कि they were that big और सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट गिरेगा. For me सोशल मीडिया was लोगों दोस्तों से स्नैपचैट पे डलवाओ तो आजू बाजू के लोग आएंगे, लोगों से इंस्टा फेसबुक पे डलवाओ ताकि लोग आएंगे. बट एट दैट टाइम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है वो पता ही नहीं था. और आप लोग भी नहीं करते थे कुछ. अपना इंस्टा पेज था 2016 से, अभी भी वो पोस्ट है. अच्छा. बट जस्ट वो ऑफर विफर डालना है तो डालना, उसका इंपॉर्टेंस पता ही नहीं था हमको. उसका अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया एंड लोगों को पसंद आ गया. एंड देन देयर इज अ पेज एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू दैट पर्सन फॉर माय होल लाइफ, इज यश राठी, थिंग्स टू डू इन मुंबई. बराबर, राइट. उन्होंने फिर मैंने ब्लॉगर्स को बुलाना स्टार्ट कर दिया, अनलिमिटेड ब्लॉगर्स. मतलब लाइन लगने लग गई कि फ्री में मैं खिलाऊंगा. बाकी लोग फ्री में भी नहीं खिलाते थे तभी ब्लॉगर्स को. आज तो ऐसा हो गया एक फूड ब्लॉगर को बुलाना तो आपको पैसे देने पड़ते. बट तभी मैंने बोला आओ खाओ फोटो खींचो जाओ. एंड वी स्टार्टेड गोइंग वायरल, पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, शेयरिंग इट, एंड थिंग्स टू डू इन मुंबई केम एंड दे पोस्टेड इन अ नाइट. एक रात में फेसबुक पे उस टाइम पे 12.5 के शेयर्स आए हमारे प्रोडक्ट के. And that was big even today, but 2017 में it was massive.
2017 में 20 मिलियन का उनका इनसाइट्स था। आज भी 20 मिलियन कोई रील फट जाती है तो क्या होती है, मतलब सबको पता है। right. एट दैट टाइम इट वाज अ फेसबुक कराउजल पोस्ट जिसकी इनसाइट्स इन वन नाइट वाज 20 मिलियन, और मेरे दुकान के बाहर लाइन लगने लग गई पर डे 50,000 60,000 50,000 60,000। विद इन 2 मंथ्स बाजू की दुकान हमने रेंट पे ले ली, और मम्मी तभी यूएस में थी। माय सिस्टर यूज्ड टू मैनेज द कैश काउंटर, माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कम आफ्टर द ऑफिस टू हेल्प लोगों को लाइन में लगाने को, एंड दैट वाज द रिस्पांस। कट टू वी गॉट अ फ्रेंचाइज इंक्वायरी डायरेक्टली। मैं बोला होता क्या है फ्रेंचाइजिंग, मतलब फर्स्ट स्टोरी आपका खुद का था एंड यू गॉट अ फ्रेंचाइज इंक्वायरी। हाँ, जस्ट फ्रॉम वन एंड वी वर सिटिंग इन द वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। समवन फ्रॉम कोलकाता वाज विजिटिंग मुंबई, और उसने वीडियोस वायरल वगैरह देखे थे कि यहाँ पे जाना है तो ये ट्राई करना है। मैं बोला ये कलकत्ता में कैसे दूंगा यार फ्रेंचाइजी। ठीक है, पता नहीं, नंबर नोट कर लिया उनका, मतलब बताता हूँ आपको। बोला ये हमारे कलकत्ता में अच्छा चलेगा वैसा वैसा। ठीक है, आपको लगता है तो चल सकता है। तो फिर हम लोग गए फ्रेंचाइज इंडिया के एक इवेंट में, मैं और मेरे दो दोस्त लोग 1,000 रुपए देके, कि होता क्या समझ लेते पहले। तब 2-4 वो लोग ने MBA छोड़ दिया हमारे पीछे कि आपका बजट क्या है क्या नहीं, आप फ्रेंचाइज लेना चाहते हो ये कंपनी की ले लो, ऐसा ले लो। फिर उनका मॉडल स्टडी किया, फिर एक कंसल्टेंट के पास गए कि अगर मेरे को मेरा फ्रेंचाइज बेचना है तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। 2017 एंड आ चुका था, बट देन आई वाज नॉट सेलिंग। मेरे को फ्रेंचाइज बेचना ही नहीं था बिकॉज मेरे को पता ही नहीं था। पहले मेरा सस्टेनेबिलिटी तो मांड आया था। अब तक तो मैं लटकती तलवार के नीचे था। वो आप जो फूड ब्लॉगर कहे थे उसके बाद हाउ मच यू आर, व्हाट वाज द रेवेन्यू दैट यू आर? रेवेन्यू वो टाइम पे तो कम से कम फिर तो हमने जीएसटी नंबर 2017 के जुलाई में लिया, क्योंकि तभी हमने 2017 के जून से जुलाई में हमने 25 लाख का टर्नओवर पार कर दिया। वेरी गुड। एंड इट वाज लाइक क्रेजी। रोज एक ही स्टोर से एक ही वो स्टोर का फोटो मैं आपको बताऊंगा। भीड़ का भी वीडियोस आप देखोगे, आप बोलोगे हाँ यार कुछ, इट वाज समथिंग स्पेशल। फिर जीएसटी नंबर लिया, चीजें स्टैंडर्डाइज की, पॉस सिस्टम लिया। तब तक कच्चा चिट्ठी सिस्टम चलता था। अच्छा। पॉस सिस्टम लिया, समझा चीजों को, स्टैंडर्डाइज किया, कंसल्टेंट से मिले। फिर मैंने सोचा कि अगर व्हाट आई अंडरस्टूड अबाउट फ्रेंचाइजिंग इज एक सस्टेनेबल बिजनेस होता है, वही फ्रेंचाइज दे सकते हैं। तो मैंने मेरा सस्टेनेबिलिटी चेक किया, मैं 1 साल सस्टेन कर सकता हूँ कि नहीं। सिर्फ ये फूड ब्लॉगर के हाइप पे मेरे को धंधा नहीं बढ़ा। फिर 2018 में बहुत क्वेरीज बढ़ गई, बट देन हमने सीखा स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करना है। इंक्वायरीज फॉर फ्रेंचाइज? यस, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करना है, मेरे को सेम प्रोडक्ट दूसरी जगह कैसे देना है, सेम चटनी सेम सॉसेस, बिकॉज दैट वाज माय यूएसपी, सेम प्रेजेंटेशन। फ्रेंचाइजिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकेटिंग योर सक्सेस एट अनदर प्लेस। वो रेप्लिकेट करने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स लगते हैं इन फूड इंडस्ट्री, वेयर योर ग्रामेज इज इम्पोर्टेंट, वेयर योर शेल्फ लाइफ इज इम्पोर्टेंट, देयर हैज टू बी एन एसओपी फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। राइट। और वो सब सीखना, बीइंग अ 12th पास, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था। मैंने एक्सेल तभी सीखा। एक यहाँ पे है अरीना करके एक इंस्टीट्यूट है, अरीना कंप्यूटर वाला, वहाँ पे जाके एक्सेल सीखा। तो सब चीजें मेंटेन करना होना वो बहुत डिफिकल्ट था, बट वो तभी चटका लग गया कि नहीं, आई कैन ग्रो। फिर मैंने सोचा ये फ्रेंचाइज का मगजमारी नहीं पालना, और अपन चलते इन्वेस्टर्स के पास, अपन खुद का दुकान लगाएंगे। फ्रेंचाइज वाले सही से मेरा नाम रखे नहीं रखे तो मैं क्या सब फॉलो करे नहीं करे। हाँ, तो हम लोग गए कुछ 80-82 इन्वेस्टर्स के पास। 80-82 वीसीज मेरे पास लिस्ट है, मतलब वीसीज बोले तो लिंक्डइन से कनेक्ट किया, गूगल से ढूंढा, ईमेल डाले, कोल्ड मेल्स डाले, पीपीटी बनाई, सीए से पिच डेक बनवाया कि इतना इतना हमने अभी रेवेन्यू किया है। बट देन 1 साल के रेवेन्यू मॉडल से वो लोग हैप्पी नहीं थे। एंड फॉर फूड इंडस्ट्री दे वर लाइक के फ्रेंचाइजिंग के बारे में क्या है, एवरी इन्वेस्टर आस्क्ड दैट। ओके। कि तभी जस्ट रिबेल फूड्स फट रहा था, मतलब फासोस एंड ऑल, they were just getting into the scene on a higher scale. Fasos is there since 2011, but वो multiple brands लाना, ये करना वो करना, वो तभी just अच्छा हो रहा था। So everyone was getting into food industry, बहुत सारी brands आ रही थी, but everybody was focusing on franchise except for Rebel Foods. सारी brands franchising में घुस रही थी, तो every investor wanted कि franchising में आप कैसे करोगे। तो एक investor था जिसका नाम नहीं लूंगा, but then उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया। बोला अबे तू 50 करोड़ हमसे मांग रहा है और तो 50 करोड़ में डालेगा 250 दुकान, वो चलेगी कि नहीं चलेगी ना तेरे को पता है ना मेरे को पता है। तो उससे अच्छा तू 5 लाख रुपया फ्रेंचाइज फी ले, और वो फीस से ही तू तेरे को जो R&D करना है, प्लांट सेटअप लगाना है, स्टैंडर्डाइज करना है, तो वो करना वो कर ले, और 10 वैसी फ्रेंचाइजेस सेल आउट करो और उनको स्टैंडर्डाइजेशन दो, और उस तरीके से तुम एक्सपांड करो। क्योंकि टिकट साइज उनका छोटा लगेगा, और स्टेप बाय स्टेप जाओ, एक साथ 250 दुकान का डालना, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा हाँ, कि कितना वैलिड है ये कॉन्सेप्ट और कितना एग्जैक्टली।
तो फिर बाद में मैं बोला ये सब काम मेरे से अकेले से तो होगा नहीं। फिर मैंने, मेरे 2 बचपन के स्कूल के दोस्त थे, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही मेरे साथ में, और एक जो शेफ मैंने आपको बताया था मेरा फ्रेंड करता था, वो दोनों को बोला, वो दोनों के साथ मिलके हमने एक और होटल खोली थी, गुज्जू एंड कंपनी ढाबा। अपन तो तेजी में थे बरोबर। और वो लोग को फूड इंडस्ट्री में आना था, तो वो लोग बोले कि चल मिलके कुछ खोलते हैं। देवर नेवर लाइक कि फूड अड्डा में मेरे को कुछ कर। एंड गुज्जू एंड को हमने खोला महावीर नगर में। इट गॉट शट विद इन फर्स्ट 4 days ऑफ ऑपरेशंस। लाइसेंस डिपार्टमेंट, लाइसेंस के लिए हमने 22 लाख रुपए का खर्चा करके इंटीरियर बनाया, खटिया बटिया लाए, गुजरात से शेफ वेफ उठा के लाए थे जो काठियावाड़ी बनाते थे। बस तभी हमने मार्केट गैप देखा था कि ढाबा पे जाने के लिए लोग किनारा के आगे जाते हैं, बरोबर। कुछ जुएन को इधर वो करेंगे। बट हमने वो लाइसेंस का लोचा ऐसा है कि सबलेट किया था जगह, विच वॉज नॉट लीगल एंड विच वी डिड नॉट डू एट दैट पॉइंट इन टाइम। और मतलब आपका दुकान है, आपने भाई को रेंट पे दिया है, उन्होंने मुझे रेंट पे दिया, अब आप आके मेरे से खाली करवा दी कि मैं तेरे को जानता ही नहीं हूँ। एंड ही वाज पोर्ट्रेइंग दैट ही वाज द ओनर। और 22 लाख रुपए जीरो हो गया इन 4 days। चालू करने के पहले ही, चालू करने के बाद मतलब 4 दिन में, मतलब 4 दिन ऑलमोस्ट में। कितना ही चालू हुआ? 4 दिन में 2.5 लाख का धंधा किया था हमने फर्स्ट फर्स्ट 4 days। हमारा कस्टमर बेस अच्छा था, नीचे लिखा था बाय द फाउंडर्स ऑफ फूड अड्डा। ओके। और एडवर्टाइजिंग सबका नंबर लेना, डेटा लेना, वो पॉइंट तक हम सीख चुके थे। 2018 में कट टू 2018 में वी वर रेडी विद आवर स्टैंडर्डाइजेशन एंड वी गॉट अ फ्रेंचाइज इंक्वायरी फॉर विले पार्ले। बोला चल विले पार्ले में खोल लेते हैं, मुंबई में। हाँ, बिकॉज मैं मिट्टी बाई में था, आई न्यू दैट मार्केट। अच्छा। उधर तो अंधा चलेगा। ओके। एंड तभी हमारा जो स्टोर, जो मेरा आइकॉनिक स्टोर था, उस बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गई। तो हमने यहाँ पे अभी जो करंट हमारा स्टोर है बोरीवली का, सिंस 5 years 2018 से, वो लिया, उसको मस्त टकाटक इंटीरियर बनाया। वो पुराने स्टोर में तो आप मानोगे नहीं, वीडियोस में आपको बताऊंगा, पेंट हमने खुद के हाथ से किया था पैसे बचाने को। और दो तीन दोस्त लोग आ गए सर पे वो बांध के, सीलिंग एक दोस्त पेंट कर रहा है, एक दोस्त स्टेपिंग कर रहा है, ऐसा किया था काम। ओके। और ये दुकान में 15-18 लाख का इंटीरियर का खर्चा करके रेडी किया कि कैफे कॉन्सेप्ट, बर्गर मेनू में ऐड किए, मॉकटेल्स ऐड किया। आप लोग का ये मेन्यू का जब आता है तो आप लोग कैसे डिसाइड करते हो फूड का एंड एवरीथिंग? मतलब कौन डिसाइड करता है? वो जो शेफ था हमारे टीम में, राइट, ही वाज द पर्सन के जो डिसाइड करता है इसकी कॉस्टिंग क्या आनी चाहिए, इसकी सेलिंग क्या आनी चाहिए, रेसिपी क्या आनी चाहिए। एंड आवर शेफ्स एंड एवरीबॉडी वाज इन्वॉल्वड, बट एक्सपर्टीज एक बंदे की आपको लगती है। राइट। फिर बाद में हमने फर्स्ट टेस्टिंग उसको मेन्यू में फाइनली ऐड बहुत बार करना। टेस्ट, कस्टमर को पहले टेस्ट करवाते 2 महीने तक। ओके। जैसे अभी हमने मुंबई फूड फेस्ट स्टार्ट किया है पैन इंडिया। मुंबई फूड फेस्ट, हाँ, इट इज अ इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट जिसमें हमने वड़ा पाव को टिक्की में कन्वर्ट किया है। ओके। व्हेन यू बाइट इट, आपको अंदर से वड़ा मिलेगा, फ्रोजन है वो। यहाँ से हम बनाते हैं फैक्ट्री पे, फ्रोजन करके स्टोर्स पे अपने फ्रेंचाइज पे सप्लाई करते हैं। बट पहले उसको 3 महीने हमने मुंबई के 4 स्टोर्स पे, बैंगलोर के 2 स्टोर्स पे, नॉर्थ के 2 स्टोर्स पे ट्राई किया। ओके। फ्री कस्टमर्स, फ्री चख के बोलो कैसा है, फीडबैक। एंड इट गॉट सक्सीडेड। फिर उसमें पाव भाजी ऐड किया, ये किया। मुंबई फूड कार्निवल 3 महीने के लिए अभी भी ट्रायल पे। अच्छा। अगर ये सक्सेस होता है तो ये हमारे मेनू में परमानेंटली ऐड अप होएगा। एंड अप होगा। क्योंकि ये तो अभी, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग के मेन्यू आप लोग ने कैसे डिसाइड किया था तभी कि हाँ ये मेन्यू में डाल देना चाहिए? वो तो Menu सेम में टेस्टिंग टेस्टिंग विद इन फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली, रेगुलर कस्टमर्स, Okay. फूड ब्लॉगर्स, फूड ब्लॉगर्स, देयर फीडबैक एंड एवरीथिंग वाज वो मैटर करते हैं। ओके। बिकॉज फूड ब्लॉगर्स वगैरह बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लोगों को लगता है उनको खाली वीडियो बनाने को आता है, पर उनको खाना भी बहुत अच्छा टेस्ट करने को आता है। मल्टीपल जगहों पे जा रहे तो दे नो यस, और उनको क्वालिटी तुरंत पकड़ में आ जाता है। कि कौन खराब सा। क्वालिटी और अच्छा क्वालिटी तुरंत पकड़ लेते हैं। ओके। We've seen them posting negative things about different brands. ओके। और डिस्कशंस भी होते हैं। काफी फूड ब्लॉगर्स अभी बहुत अच्छे टच में है मेरे, बिकॉज सिंस देन we've been giving them work and till अभी हम लोग का ऐसा है 30 days में 60 फूड ब्लॉगर्स पैन इंडिया हम होस्ट करते ही करते हैं, चाहे वो पेड हो या बार्टर हो, चाहे वो 2000 फॉलोअर्स वाले हो, चाहे 2 लाख फॉलोअर्स वाले हो। तो कोई अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, दे शुड नॉट फोकस के मैं करली टेल्स बुलाना है। वो 8-10 लाख चार्ज करते हैं राइट, और उनको 8-10 लाख देना जस्टिस है भी, शायद नहीं भी है, क्योंकि जिसके आज 2000 फॉलोअर है जिस फूड ब्लॉगर के, ऑन अ माइक्रो स्केल मैं बता रहा हूँ कि अगर आप छोटा सा दुकान डालो, उसके 2000 फॉलोअर्स है, उसके ऊपर 200 लाइक्स मिलेंगे, उसके ऊपर कम से कम 2000 व्यूज आएंगे। उसकी जो जनता है, उसकी लॉयल जनता है, वो उसको इसके लिए फॉलो करे क्योंकि उसको उसका कंटेंट पसंद है। अब अगर आप 1 लाख फॉलोअर्स वाले किसी फूड ब्लॉगर को देखो तो शायद वो फोमो में होता है, उसके फीड पे इतना बार बार नहीं दिखता। राइट।
तो माइक्रो इन्फ्लुएंसिंग आज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो अभी हमारे नए नए स्टोर्स जहाँ खुलते हैं तो हम ज्यादा माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को बुलाने का ट्राई करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट हैज अ मच मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट देन कॉलिंग अप बिग बिग इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्लॉगर्स। बड़े लोगों से आपकी ब्रांड इमेज, ब्रांड वैल्यू बनती है, Right. कस्टमर्स तो आते ही आते हैं, बट कोई अगर आप जैसे बोले कि कोई छोटा 2 लाख 3 लाख रुपया जमा करके छोटा फास्ट फूड खोल रहा है तो दे कैन ट्राई ऑन दिस साइड। राइट कि और इनका चार्ज भी मतलब बहुत बार बार्टर में भी हो जाता है कि फूड और ये दे रहे हैं तो उन लोग आ जाते हैं, आप coupons cover दे हो दो। जाते हैं, कूपन्स दे सकते हैं। कूपन्स के लिए तो बार्टर डील करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप लोग के आज भी रेगुलरली ब्लॉगर्स आते ही रहते हैं, फूड ब्लॉगर्स यस यस, आते रहते दिन के 2 कम से कम, मिनिमम। कम से कम। ओके ओके वही तो मेरे को धंधा लाके दे रहे। राइट अभी अवेयरनेस ऐसा नहीं है, आप न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, आप होर्डिंग लगा लो, राइट चलो वो बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए, आप बिल्डिंग बना रहे हो तो कर लो। राइट आप डिजिटल बाकी सैंडविच, पिज्जा, बर्गर है या कुछ भी फास्ट फूड है तो मीडियम तो वही होगा। आपका एंड कंज्यूमर कहाँ पे है? ओके जैसे अपन ने टारगेट ऑडियंस की बात किया, 14 साल से 35 साल हमारा टारगेट ऑडियंस है। बरोबर वो एंड कंज्यूमर दिन का 2 घंटा स्पेंड कहाँ कर रहा है? उधर ही कर रहा है। उसमें से ना 1-2% रहेंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, और जो न्यूज़पेपर पढ़ेगा वो पैम्पलेट पढ़ेगा कि नहीं वो भी अपने को श्योरिटी नहीं है। और अभी न्यूज़पेपर भी डिजिटली हो गया पूरा, देखा जाए तो इट इज मोर ऑफ News. इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, मौज, चिंगारी, MX टकाटक, जितने प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज उधर भी यूजर्स तो है ही। राइट उधर सिर्फ डांसर्स नहीं है, उधर सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं, उधर भी फूड वाले हैं। फूड ब्लॉगर्स शायद उतने नहीं है, पर उधर की जनता अगर मेरा खाना देख रही है, क्या पता, पोस्टिंग तो फ्री है, कोई एक आधा कस्टमर आके मेरे स्टोर पे बर्गर खा लिया, बिग डील। तो आपने फर्स्ट विले पार्ले में फ्रेंचाइज अपनी जी, दी थी, एंड इट फेल मैसिवली, इट फेल्ड मैच, बंद हो गया 8 महीने में। मुंबई का मुंबई में, मुंबई का मुंबई में, क्या रीजन था उसका? क्योंकि हमको धंधा करना नहीं आया। अच्छा वो स्टैंडर्डाइजेशन, रेप्लिकेशन, वो सब सही से नहीं हो पाया हमसे। नहीं हो पाया, ओके। तो फिर वो आपने बंद कर लिया और फिर इधर कंटिन्यू था फिर ये कंटिन्यू था। बोरीवली वाला। यस, बट ग्रेजुअली बाय द टाइम विले पार्ला खुला उसके 3 महीने के अंदर ही हमारी एक भाईंदर में खुली और एक कांदिवली ईस्ट में खुली। ओके और बट दो दैट, फ्रेंचाइज यस, बट दोस टू वर्कड आउट वेरी वेल। ओके ये कितने टाइम में बंद हुई आपने बोला? विले 8 पार्ले months. 8 मंथ्स में प्रोबेबली फर्स्ट सेकंड मंथ ऑफ 2019 में। ओके एंड ये दो, लेकिन आपने जब ये दो 3 continue. महीने में छोड़े, ये कंटिन्यू यस आपने यस चली। यस। और 2019 में वी गॉट एन इंक्वायरी फ्रॉम वापी, ओके जैन में, वापी एंड अहमदाबाद, फर्स्ट आउट ऑफ मुंबई। एंड वापी एंड अहमदाबाद मैंने फिगर आउट कर लिया था, ट्रांसपोर्ट वाज वेरी इजी, पहुंच सकता है, हो सकता है, रेप्लिकेशन भी इजी हो गया था, चीजें स्टैंडर्डाइजेशन इजी हो गई थी। देन वी ओपनड अप इन 2019 में वापी, अहमदाबाद, एंड फिर तो लाइन लग गई। अहमदाबाद में ही 3 खोल दी, एक सूरत में खोल दी, फिर एक और विले पार्ला में ही खोली टोटल वापस। अभी कितने आउटलेट्स है आपके टोटल? अभी राइट नाउ टुडे इट इज 78 operational outlets pan India and 24 closed outlets Closed. where we have failed, फेल and we are very, मतलब ओपन है, फेल ह्यूमिलिटी के साथ, यार गलती हो गई, हो गई। जानबूझ के नहीं किया, बट हो कभी गई। गलती फ्रेंचाइज मॉडल की भी, फ्रेंचाइजी की भी हो कभी सकती है, उनकी थी, कभी मेरी थी, कभी सिचुएशन की थी। कभी लोकेशन वाइज भी शायद हो सकता है, लोकेशन भी अफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है लोकेशन। कि आजू-बाजू क्राउड क्या है आपका। ओके एंड 78 अभी करंट इसमें से फूड अड्डा खुद कितनी ओन करता है? कंपनी ओन्ड इज 6, 72 आर फ्रेंचाइज्ड फुल फ्रेंचाइज in 2 countries, एक यूएई में, अबू धाबी में एक हमारी है, ओके दैट इज आल्सो फ्रेंचाइज्ड, ओके बट मुंबई में, बोरीवली में 3 अपनी है, एक हमारी साउथ में है और एक गुजरात में है। ओके ठीक है। और टोटल बाकी 72 आप लोग की Franchised. फ्रेंचाइज मॉडल पर है। और ये फ्रेंचाइज आपको लेने का कॉस्ट कैसे आ जाता है? मतलब आज मैं आपकी फ्रेंचाइज फॉर एग्जांपल लेना चाहता हूँ, Okay. तो कैसे कॉस्ट है उसका, कैसे वर्किंग है उसका? So not anybody can take the franchise. उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हमने सेट किए। पहले कुछ वो भी गलतियां की कि anybody and everybody who has money can take. आप कितना टाइम देने को रेडी हो, अगर आप टाइम देने को रेडी नहीं हो तो you can go for the FOCO model, franchise owned, company operated. You have 2 models in franchise. Now we've introduced 6 months back 2 models. 2 models. One is FOFO, one is FOCO. Franchise owned, franchise operated, franchise owned, company operated. ओके So if you're just willing to park your money तो आप FOCO मॉडल में जा सकते हो। अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप आपका, अब जैसे आपने बताया आप एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हो, अब वो काम करते करते सीरियसली 25-30 लाख इन्वेस्ट किए हो, 20 लाख कहीं इन्वेस्ट किए हो, वो भी सीरियसली रन हो, आपके मैनेजर के, आप इंस्ट्रक्शंस दोगे आपके मैनेजर को उसके बेस पे, बराबर बराबर। तो रादर यू कैन ऑप्ट फॉर FOCO मॉडल। फोको मॉडल, पहले ये जो आपका फर्स्ट FOFO. मॉडल फोफो मॉडल है उसको समझ लेते हैं। इट इज वेरी सिंपल, क्या यू नीड टू हैव अ गुड लोकेशन, गुड सिटी, कहाँ पे आप खोलना चाहते हो,
क्या स्पेस रिक्वायरमेंट है. देयर आर 2 मॉडल्स अगेन इन दैट. एक QSR मॉडल है, एक फ्लैगशिप मॉडल है. Okay. QSR is a 300 square feet model wherein the investment goes up to 15 to 20 lakhs. At the top end 20 lakhs, lower end 15 lakhs. 15 lakhs. And जो flagship store है that goes up to 30-35 lakhs because that's a big store. बिग स्टोर. Yes. ये दो मॉडल. ये 2 models है. आप लोग का कुछ रिस्ट्रिक्शन भी रहेगा ना. फॉर एग्जांपल जैसे मुंबई अगर हम लोग देखें तो किसी का दादर में है और किसी को अगर परेल में ही चाहिए तो आप लोग का कुछ रिस्ट्रिक्शन है Yes. उस मामले में कि Yes. कितने किलोमीटर्स में एक ही आपको होना चाहिए. City to city demographics change होते हैं. मुंबई if we see it is a straight line. राइट. तो मुंबई में हमने ये डिसाइड किया एक स्टेशन पे एक या तो वेस्ट में या तो ईस्ट में बिकॉज वो ऑनलाइन रेडियस में इफेक्ट करता है. इट इज अ एरियल रेडियस ऑफ 4 किलोमीटर. 2 जन का धंधा टूटेगा, नुकसान लास्ट में तो मेरा ही है उनके साथ साथ. राइट. एक स्टेशन पे एक स्टेशन पे एक. बट व्हेन वी दूसरा नहीं होता. गो टू अ सिटी लाइक बैंगलोर इट इज मुंबई के अलावा सब सिटी गोल में ही है. गोल में है. right. मतलब मैं तो पूना पे गोल में है. हमेशा कंफ्यूज ही हो जाता हूँ बाकी सब सिटीज में. बट देन उनका 3 to 4 किलोमीटर का हमने रेडियस बांध के रखा है और पॉपुलेशन डेंसिटी. ओके. बिकॉज वहां पे कैसा जैसे मुंबई का ही अगर आप देख लो, आपको बैंगलोर का देख लो कि इफ यू गो टू कोरमंगला एंड इफ यू गो टू HSR लेआउट इट इज जस्ट 4 किलोमीटर्स अवे. बट दोनों एरिया में कोरमंगला से HSR जाने को आपको 20 मिनट लग जाए. तो एंड वो क्राउड आपके यहाँ इधर कभी नहीं आएगा तो वहां पे दे सकते हैं. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. Okay. बट वी इंश्योर कि एक का धंधा दूसरे को इफेक्ट ना करे. ना करे उतना आप लोग. Yes. ये आपने जो 15 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट बताया कि फॉर ओपनिंग अ फ्रेंचाइज ऑफ फूड अड्डा, इसका ब्रेकडाउन थोड़ा बता सकते So हैं it is कैसे? 5 lakh franchise fees what Okay. we charge for the expertise and the industry experience we have. वो कैसा है कि कोई फ्रेंचाइज अगर कोई खुद से फास्ट फूड आउटलेट चालू करता है तो जो 200 गलतियां करने वाला है वो गलतियां हम ऑलरेडी कर चुके हैं. कर चुके तभी तो 24 आउटलेट बंद हुए. वो कैसे नहीं करनी मैं ये आपको बता सकता हूँ. ये बताएंगे, फिक्स SOPs देंगे, आपको नया रेसिपी नहीं ढूंढना. बस आप खुद खोलने जाओगे तो 2-3 लाख कोई कंसल्टेंट ही ले लेगा या 20,000 भी कंसल्टेंट आ जाते हैं. बट वो प्रूवन मॉडल नहीं रहेगा. दिस इज अ प्रूवन मॉडल जो मेरी 3 साल से 40 आउटलेट तो 3 साल से प्रॉफिटेबल चल रही है. राइट. वो प्रूवन मॉडल मैं आपको दे रहा हूँ. मे बी आपके सिटी में प्रूवन नहीं है, आपके विसिनिटी में नहीं, बट कहीं और है. नहीं और एंड साथ साथ में एक्सपर्टीज दे रहा हूँ. देन वी प्रोवाइड 100 days ऑफ ट्रेनिंग टू योर स्टाफ. ओके. आप हमें स्टाफ देते हो, दे कम एट आवर आउटलेट फॉर 20 days उनकी ट्रेनिंग होती है और फिर मेरा स्टाफ आपके आउटलेट पे फॉर द फर्स्ट 100 days रहता है टू इंश्योर द ऑपरेशंस आर रनिंग स्मूथ. ओके. ताकि आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना. एज अ फ्रेंचाइज ओनर योर जॉब इज टू सिट एट द कैश काउंटर और मेक समवन सिट देयर एंड हैव अ गुड रिलेशन विद कस्टमर. आई एम नॉट मैकडॉनल्ड्स कि मेरा बोर्ड लगते ही कस्टमर आ जाएगा, बरोबर. वरना 5 लाख में मैकडॉनल्ड्स नहीं मिलती. हाँ. तो मैं आपको ये सारी टेक्निक्स बताऊंगा कैसे आप सेल करना है, कैसे क्या करना है. और सारी जो हमारी कोर रेसिपीज है आपको इट इज जस्ट एज गुड एज अ सबवे और एज गुड एज अ मैकडॉनल्ड्स के चीजें आपके पास सब कुछ रेडी आ जाएगी. मिल्क शेक का दूध आपके पास फ्रोजन होकर रेडी आ जाएगा विद अ 6 month शेल्फ लाइफ, नो प्रिजर्वेटिव्स. चटनीज आपके पास रेडी आ जाएगी, ब्रेड्स आपके पास रेडी आ जाएगी विद एवरीथिंग इन प्लेस. आपको मार्केट में नहीं जाना, ये कहाँ से लाओ वो कहाँ से लाओ. सप्लाई चेन इज टू योर डोर स्टेप. राइट. क्रेडिट सिस्टम इज देयर फॉर अ मंथ. ओके. एवरीथिंग इज सेट. आपको सिर्फ ऐसा रिबन काट के बैठना है और हेलो मैडम कैसे हो, क्या खाओगे, ये ट्राई करो वो ट्राई करो. एंड एज एन ओनर आपकी भी ट्रेनिंग होती है लाइक व्हाट यू हैव टू सेल. अगर कोई मैक्सिकन पनीर नहीं खा रहा तो मैक्सिकन बर्गर नहीं खाए. और कोई अगर समझो पेरी पेरी पिज्जा खा रहा है तो उसको आप पास्ता में स्पाइसी वर्जन वो टेस्ट बैलेंस कैसे करना है सो दैट कस्टमर्स टेस्ट पैलेट इज गुड. वो बहुत इंटेंसिव और डीप टॉपिक्स है. Right. वो सारी चीजें हम प्रोवाइड ट्रेनिंग करते हैं. मतलब पूरा दिया जाता है कि वो Yes. फ्रेंचाइज सक्सेस रहे. फ्रेंचाइज सक्सेस करने की कोशिश कर पाए उस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के बेस से. Right. सक्सेस ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में. मतलब वो रहे, कोशिश वही रहे कि वो Yes. रहनी चाहिए सक्सेस. डेफिनेटली बिकॉज सिचुएशंस ऐसी आ जाती है. कट टू हम 2019 में थे, कट टू कोविड. कोविड. यस. सिचुएशंस ऐसी आ गई वहां पे 3 आउटलेट बंद हो गई. कोविड में तो यस एवरीबॉडी फेस दैट हिट. एंड 5 लाख रुपीस आपका वो फीस चले Yes. जाता है एंड रिमेनिंग 5 to 6 lakhs is the kitchen cost where SS counters, आपके इक्विपमेंट्स, आपके मशीनरीज, आप पूरा सेट करके डीप देते फ्रिज से हैं. लेके सारा चीज. पूरा किचन आप बना के देते हैं बना के जो जैसा देते भी चाहिए. यस यस. प्लस सिविल कॉस्ट इज 1 lakh वेरिएबल. कि Okay. मैंने आपको जैसे बताया कि प्लम्बिंग का खर्चा एक्स्ट्रा, अपने को नल ये दीवार पे चाहिए, नल वो दीवार पे तोड़ के लेके जाओ, एग्जॉस्ट का खर्चा वो सारा अलग डिपेंडिंग ऑन द डेमोग्राफिक ऑफ द लोकेशन. ओके. और बाकी 5-6 लाख आपका इंफ्रा कॉस्ट जो आउटडोर इंटीरियर है, कैश काउंटर, टीवी, AC, लाइट, Furniture. पंखा, बाहर का ब्रांडिंग, कांच हो गया, बाहर का बोर्ड भी हो गया, वो सारा चीज. फर्नीचर भी उसमें हाँ, include हो टेबल गया. कुर्सी वगैरह सब. और ये एक फ्रेंचाइज जैसे मैंने आज आपका
ठीक है 15-20 लाख डाल के मैंने आपका फ्रेंचाइज लिया, कब तक मैं ये ब्रेक इवन कर पाऊंगा आपके अब तक का रिकॉर्ड, बिकॉज यू हैव 78 आइडियल ब्रेक इवन है 6 months. 6 months में 6 months में यू विल बी एट पार विथ योर एक्सपेंसेस. आपका जो रेंट है, सैलरी है, लाइट बिल है, इलेक्ट्रिक कॉस्ट है, रॉयल्टी कॉस्ट है. वी चार्ज 7% ऑन सेल्स फॉर रॉयल्टी, बिकॉज जब जो अपन ऑफिस में बैठे वी हैव अ 30-member टीम टू सपोर्ट देम. ऑपरेशंस की अलग टीम, लॉजिस्टिक्स की अलग टीम, स्विगी जोमेटो की अलग टीम, अकाउंट्स की अलग टीम, एचआर की अलग टीम, मार्केटिंग की अलग टीम, और आउटडोर टीम अलग. जो 6 लोग फील्ड पे रहते ही है, दे आर कंटिन्यूस ऑन आउटलेट विजिट्स टू चेक what is going on, to check hygiene levels are maintained or not and everything. So for that service we charge 7% of royalty on sales. Okay. तो ये जैसे आपके जो फ्रेंचाइज है इतने सारे, इन लोग जोमेटो एंड स्विगी पे सेल करते हैं जो प्रोडक्ट्स है, ये जोमेटो एंड स्विगी पे उन लोग खुद से सेल कर सकते हैं? खुद से नहीं, मतलब हमारा स्विगी जोमेटो के साथ नेशनल टाई अप है. सो व्हेन यू गो अंडर नेम ऑफ फूड अड्डा, there is a different commission level which we cannot reveal. Okay. But so उनके काफी सारी perks रहते हैं, like being a national brand we have lot of benefits in being showing up what's trending and बहुत सारे technical aspects रहते हैं. और सबसे बड़ा तो commission वाला part रहता है. commission क्योंकि इनके generally high रहते हैं. Right. तो नॉर्मली देखा जाए तो 30% के आसपास हम लोग ने इतना देखा है. हाँ, नॉर्मल मार्केट 30 है, बट अपना अलग रहेगा थोड़ा, बट है. ओके. एंड फिर आप लोग का मतलब इन स्टोर, जैसे अगर 100 रुपए का सेल हो रहा है आप लोग का टोटल, तो आपका स्टोर से कितना हो रहा है, स्विगी जोमेटो से कितना % हो रहा है, ये अगर बाइफरकेट करें तो कैसे रहेगा? पहले कोविड जैसे खत्म हुआ ना, तभी ज्यादा स्विगी जोमेटो था. 40-50% तक जाता था. बिकॉज पीपल वर प्रेफरिंग टू नॉट गो होम, एंड लास्ट 1.5 year में वर्क फ्रॉम होम वाला प्रैक्टिस ही गायब हो गया. तो अगेन पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग आउट, डाइनिंग आउट. दो माय स्टोर्स आर स्मॉल, बट देन दो तरीके, 30% रेवेन्यू अपना स्विगी जोमेटो से आता है, बट 70% रेवेन्यू जो डाइनिंग में आता है, दैट इज मच मोर प्रॉफिटेबल. अगर कल उठ के स्विगी जोमेटो 70% हो भी जाता है, तो इट विल नॉट बी दैट प्रॉफिटेबल एंड वायबल फॉर अस, बिकॉज ऑफ द फीस चार्जेस, हाई कंपटीशन, डिस्काउंट, वो सारा चीज. आप लोग का भी कूपन और ये सब चलता रहेगा? यस. तो उसकी वजह से, बट 70% रेवेन्यू इज कमिंग राइट नाउ फ्रॉम डायरेक्ट कस्टमर्स. यस, डायरेक्ट पिकअप कर लेते हैं, डायरेक्ट कॉल करके ऑर्डर कर लेते हैं. तो जैसे हमने एक ऐप लॉन्च किया था, वी लॉन्च्ड इट, बहुत बड़ा टेक कॉस्ट ले लिया था सर पे, लॉन्च कर लिया, बट अभी उसको विड्रॉ किया एंड उसकी टेक कॉस्ट कम करके अभी पायलट वर्जन वापस चालू है एट 9 outlets. सो फ्रेंचाइज पार्टनर के लिए भी अच्छा है कि एक ब्रांड इमेज है. वी हैव ऑलरेडी हैव क्लोज टू 30-35,000 डाउनलोड्स ऑन योर ऐप. on our app. Okay. This is iOS Android combined. दोनों combined. मतलब उतने कस्टमर्स तो हमसे ऑर्डर कर चुके हैं हमारे ऐप से, बट अभी भी और उसको पुश करना है उसकी. मतलब ये ऐप से डायरेक्टली जाके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं और आपको आ जाएगा घर पे. यस, उसमें 0 कमीशन. सो फ्रेंचाइज पार्टनर्स के लिए दैट्स एन एडवांटेज कि कस्टमर के मोबाइल में एक जगह बना ली, मतलब दिल में जगह बना ली. मतलब ही इज योर गो टू कस्टमर. बट उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, टेक कॉस्ट है, विच इज वेरी हाई. तो अभी के स्टेज के लिए अपन देख रहे करेंगे आगे उसको एक्सपेंशन का आपका प्लान है. बट डिलीवरी का बिजनेस जो है, क्लाउड किचन, बहुत लोगों को एक बबल है कि क्लाउड किचन इज अ सक्सेस मॉडल, बट व्हेन यू कम इनटू इट, यू सिट इनटू इट, इट्स नॉट. नहीं है क्लाउड किचन. आप लोग ने कभी वो ट्राई किया है क्लाउड किचन स्टाइल? यू हैव डन इट. आपके जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, वो कॉस्ट है, वो निकालने के बाद आपको नंबर्स हाई दिख जाएंगे, बट टॉप लाइन हाई दिख जाएगा, बट बॉटम लाइन पे नहीं है. एंड शो मी प्रॉफिटेबल cloud kitchen model. There are a lot of successful cloud kitchen models who are operating on a very high scale, high revenues, high numbers. But when it comes to profitability, आप लोग 100% profitable है. Yes, for us we are profitable. Bootstrap से, मतलब आप लोग ने कुछ ऐसा फंडिंग के बिना नहीं, जो किया कमा के डाल के मल्टीप्लिकेशन होता है. वही वापस डालते गए, इसलिए आज इतना कुछ बड़ा बना नहीं, मतलब बड़ा नहीं बना पाए. बोले तो दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस. वो फंडिंग तो क्या मार्केट में आया 2014-15 में, हाइप अप पे हुआ. राइट. कि फंडिंग नहीं है तो स्टार्टअप सेलिब्रेट नहीं होते हैं. एंड ये ट्रेडिशनल वे है, धंधा करो, पैसा कमाओ, वापस धंधे में डालो, फिर थोड़ा थोड़ा करके धंधा होएगा. ईयर ऑन ईयर 10% ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर 12% ग्रोथ इज अ गुड ग्रोथ. यस. पेशेंस, मतलब वो रखने आना चाहिए. बट लोगों को एक दिमाग में वो एक बबल बन चुका है कि हर साल में 500% ग्रो करना है, 1000% ग्रो करना है, तो कर लोगे, पर फिर वो ग्रोथ को कैसे सस्टेन करोगे? और वो यूनिकॉर्न भी बनाना है. यूनिकॉर्न क्या बना के क्या कौन सा यूनिकॉर्न प्रॉफिटेबल है आज? आप बूटस्ट्रैप यूनिकॉर्न देखो, जेप्टो क्या, वो अपना ज़ोहो, ज़ीरोधा, दीज आर प्रॉफिटेबल.
यस आप जेप्टो को देखो, जोमेटो को देखो, स्विगी देखो या बाइजूस देखो या अन अकेडमी देखो, जितने भी यूनिकॉर्न्स है, दे आर अ गुड ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव बिल्ट गुड कंपनीज, लोगों में चेंज लाया है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब ये जब भी आपने बोला कि हम लोग फ्रेंचाइज सोच समझ के देते हैं, अभी इतनी लर्निंग्स के बाद इतना ये मार्केट रिसर्च आप लोग कैसे करते हो इसके पीछे, मतलब कैसे आप लोग सोचते हो कि हाँ मतलब इसका बैकग्राउंड, लोगों को लगता है कि इसने फ्रेंचाइज मांगा, हाँ फ्रेंचाइज दे दिया, बट वैसा नहीं है जहां तक मुझे समझ Yes. में आ रहा है। इट इज नॉट दैट इजी टू गिव अ फ्रेंचाइज ऑफ योर ब्रांड, बिकॉज ब्रांड के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है। Right. ऐसा ही नहीं है कि दे दिया किसी को भी पैसे, जैसे आपने हाँ। बोला। मार्केट रिसर्च क्या करते हो आप लोग एक फ्रेंचाइज के? मार्केट रिसर्च से पहले फ्रेंचाइज ओनर की रिसर्च करते हैं, उनकी एनुअल इनकम, उनकी सस्टेनेबिलिटी कैपेसिटी, वो कितना टाइम देने वाले हैं। सेकंड पार्ट आता है लोकेशन, तो लोकेशन से आसपास में क्या क्या है, स्कूल्स कॉलेजेस कितनी है, कॉर्पोरेट्स कितने हैं, रेसिडेंशियल कितने हैं। फिर हम स्विगी जोमेटो के पास जाते हैं एंड वी अंडरस्टैंड कि इस एरिया में मेरा प्योर वेजिटेरियन ब्रांड है, तो डेटा समझते हैं, इज प्योर वेज वायबल, बिकॉज वहाँ पे उनको वो एग्जैक्ट डेटा तो कभी देंगे नहीं, बट दे हैव ईच एंड एवरी डेटा के कौन से बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पे कौन से फ्लैट पे किस तक क्या मंगाया है। राइट, सो ओवरऑल वो बता सकते हैं कि नहीं हार्दिक यहाँ पे प्योर वेज चलेगा या तो नहीं चलेगा, वो येस और नो में एक आइडिया दे देते हैं। हेल्प कर देते हो उतना। हाँ। ओके ओके। एंड आप जो लोकेशंस है, अलग अलग लोकेशन, आप लोग आप ट्रैवल भी करते हो वहाँ पे? यस, या ट्रैवलिंग फॉर मतलब अगर आप बोल रहे हो रिसर्च करने ट्रैवल करना तो इतना नहीं, बट सस्टेनेबिलिटी एनहांस करने ट्रैवल करना, तो इन लास्ट 2 years आई हैव टेकन मोर देन 450 फ्लाइट्स बाय रोड। 1.5 लाख किलोमीटर मेरी ही गाड़ी में घुमा हूँ, अनलिमिटेड ट्रेन, लाइक आई बीन हार्डली 5 days a month इन मुंबई। ओके, बाकी आप बाहर ही रहते हैं ट्रैवल? मतलब स्टोर खुल जाती है तो खुलने के बाद 2 महीना हुआ, अब क्या प्लान करना है, कैसे करना है। सी ऑलवेज मेरे साथ टीम रहती है, टीम कंटिन्यूस विजिट करती है, बट देयर हैज टू बी अ पर्सनल टच इन माय ब्रांड। यस। कभी मैं रहता हूँ, कभी मेरे पार्टनर्स रहते हैं, क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो फोन पे जूम कॉल पे पूरा नहीं बता सकते जब मैं फिजिकली जाऊँ। राइट नाउ माय मेजॉरिटी प्रेजेंस इज इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। ऐसी सिटीज जिसका शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लाइक इफ आई गिव यू फॉर एन एग्जांपल, सूरतगढ़, कुचामन, हापुड़, रायचूर, बेलगांव, लोहादरगा, भटिंडा, लाइक द, बिकॉज वहाँ पे मार्केट गैप है, वहाँ पे लोगों के पास पैसे है, वहाँ पे लोगों को स्पेंड करना है, वहाँ पे ऑप्शंस नहीं। और आपने वहाँ पे फ्रेंचाइज दी है, Yes. एंड दे आर डूइंग गुड दे नाउ। आर डूइंग बेटर देन टायर 1 सिटीज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यस। बिकॉज टायर 1 सिटी जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, ये सारी सिटीज जहाँ पे अपनी प्रेजेंस है, उधर आप देखो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख भाड़ा भरो, 1.5 लाख रुपए पगार भरो, 50,000 लाइट बिल भरो, म्युनिसिपल कंप्लायंसेस 550 कंप्लाई करो, उसके लाइसेंस के टेंशन धक्के खाओ, ये सब करो। सी उसके बाद भी प्रॉफिट रेशियो अच्छा है, पर जब टायर 2 सिटीज में, टायर 3 में घुसते हो ना, तो 20, 15, 25,000 भाड़ा, आपका आदमी पगार कम, लाइट बिल कम, मगजमारी कम। और यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ तो मेरे बाजू में लापिनोज है, डोमिनोज है, मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है। राइट। उनका मैकडोनल्ड्स भी मैं ही हूँ, लापिनोज भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ। सो दैट्स द होल आइडिया कि नेक्स्ट 3 years मेरे को 1000 टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज को एक्सप्लोर करना है और वहाँ का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन के रहना है। जो टायर 3 सिटीज में आज हम साल 2 साल से वी हैव अ रेवेन्यू ऑफ 7-8 lakhs अ मंथ, जो टायर 1 सिटीज में कितनी बार पॉसिबल नहीं होता। तो आप ये जो लाइसेंस का आप बता रहे थे, एक फ्रेंचाइज ओनर और आप लोग ने, ये क्या क्या लाइसेंस है आप लोग के पास, क्या क्या लेना पड़ता सबसे पहला तो FSSAI इज मैंडेटरी एंड कंपलसरी, और उसके कंप्लायंसेस कुछ फुलफिल रहता है, वाटर टेस्टिंग होता है, ये वो जो होता है, ओके। कुछ मल्टीपल स्टेप का टेस्टिंग है, वो मैं ज्यादा नहीं देखता, मेरे पार्टनर देखते हैं, तो टेक्निकल एस्पेक्ट शायद वो ज्यादा बेटर बता पाए। बट लाइसेंस में मोटा मोटी मैं बोलूँ, अगर आप सिटी में हो तो देयर हैज टू बी अ हेल्थ लाइसेंस, फायर NOC, वी आर अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक ब्रांड, वी डू नॉट यूज गैस एनी विच वेज। सिलेंडर का मगजमारी नहीं पालना। आप लोग ये जो पाव भाजी और ये सब दैट इज ऑल्सो ऑन गैस इलेक्ट्रिक पे ही बन रहे, वो भी गैस नहीं। अब कितनी 5 स्टार में जाओ, वहाँ पे भी तो वही बनता है। बस वो सब चीजों को हमने कंपाइल किया, लोकल वेंडर्स से अच्छे से बनवा के लिया है। इट्स बैड ओके, बिकॉज लाइसेंसिंग ऐसा चीज है, इट इज नेसेसरी। यस। उसके बिना तो देखो, लीगल धंधा, बड़ा धंधा करना है तो कंप्लायंस में कितनी भी मगजमारी हो, करो, पर करके करो। जब ब्रांड बनाने के तो वो बिल्ड Yes, आपको करना yes. ही पड़ता So, है। उसकी जो लायबिलिटीज होती है वो मेरे ऊपर जरा भी नहीं आती, इट इज कम्प्लीटली ऑन अ फ्रेंचाइज ओनर। ओके। बिकॉज हेल्थ लाइसेंस, आपका नाम है ABC एंटरप्राइज, नाम छोटा है, नाम बड़ा, ट्रेड नेम फूड अड्डा है, फूड। आपका जो नाम है वो तो उसके ऊपर लाइसेंस भी आपका ABC एंटरप्राइज पे ही आएगा। ओके। उसकी कंप्लायंस कैसी करनी है फूड अड्डा आपको बताएगा, पर कुछ गड़बड़ होती है तो वो गलती आपकी होती है। आपको सब SOPs मैनुअल सब दिया जाता है,
ओके ओके तो लायबिलिटी इज योर्स, बट देन वो बड़ा नाम तो मेरा ही बिगड़ेगा अगर कुछ गड़बड़ आप करोगे। तो आपके ऊपर आपके अच्छे के लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना इज अ टीडियस टास्क फॉर अस। ये प्रॉब्लम्स ये सारी बहुत आती है। ओके ओके, थोड़ा मार्केटिंग साइड पे आ जाते हैं। फूड अड्डा के मार्केटिंग के लिए जैसे आपने बोला कि हम लोग ब्लॉगर्स बुलाते हैं, हम लोग ये करते हैं, आप लोग इवेंट्स वाइज मार्केटिंग स्पेंड्स, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजिंग होती है, ये सब आप लोग कैसे मैनेज करते सो हैं? वी हैव अ 6 मेंबर सोशल मीडिया टीम इन हाउस। Okay. कोई कंटेंट का प्लान करता है, कोई परफॉर्मेंस मार्केटिंग देखता है, ये सारा है। हम्म, But my personal department, we are three of us. One is looking only after finance and cash flow, ये वो. One is looking only after operations. I look after everything, but core मेरा है marketing. ओके So content marketing. अब आज जैसे चल रहा है content marketing. सिर्फ आप बार बार रोज बर्गर रोज पिज्जा दिखाओगे तो कस्टमर कंटाल जाएगा। Right. पर आप एक लाइफस्टाइल साथ में बेचोगे कि बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं तो कस्टमर को मजा आएगा। इट इज Experience अबाउट अ based सोशल ना। इंजीनियरिंग। यस एंड मैं इंडिया के सारे टॉप कॉलेज इवेंट्स में चाहे धंधा हो कि ना हो, वी टेक पार्ट इन इट। ओके, यू पुट डाउन योर स्टॉल एंड एवरीथिंग। Yes. उधर कैसे मतलब एक्टिविटी उधर यूनिक एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। स्टॉल तो 50 रहते हैं। Right. सो लाइक लास्ट ईयर, दिस ईयर तो इवेंट्स जस्ट स्टार्ट हुए। लास्ट ईयर वी हैव डन आईआईटी बॉम्बे, अगर अपन बॉम्बे का बात करें, Yeah. उमंग, क्षितिज, मल्हार, सब में सब सब उधर बहुत सारी ब्रांड्स होती है, बट वो ब्रांड्स बेचने के लिए आती है या उनका टेक्निक अलग रहेगा। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास इंडिया का टॉलेस्ट बर्गर है, ओके उसका एक चैलेंज रख देता हूँ, वेयर देयर इज अ भीड़, मतलब भीड़ गैदर आ जाती है कि कौन खा रहा है, क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, वीडियो, फोटो, टैगिंग विगिंग। और आप एक बात बताओ, 25-50 हजार क्राउड की वहां पे प्रेजेंस होती है ये सारे टॉप कॉलेज इवेंट्स में। यस वो 50 हजार क्राउड को अगर मैं ₹1,00,000 खर्चा करूँ तो मेरे पास कोई गारंटी नहीं है मैं 50 हजार लोगों तक पहुंचूंगा। एटलीस्ट एक व्यू भी आ जाएगा मेरे को। राइट बट ये ₹1,00,000 खर्चा करके 50 हजार को मैं फिजिकली टच करता हूँ, उनको कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, सेल्फी जोन्स बनाता हूँ, एंड प्लस वहां पे जब हम बेच रहे खा रहे वो खर्चा तो वैसे ही निकल रहा है। निकल रहा है। और ये बच्चे लोग कल कॉलेज ऑफिस में जाते हैं, ऊपर चलेंगे, काम करेंगे, They'll always they'll remember always the brand remember name. the brand name. यस यस यस। तो मार्केटिंग में एक इवेंट्स जो आपने बोला कॉलेज जी। इवेंट्स आपका मेजर फोटे है, एंड बाकी इंस्टाग्राम पे न्यू कंटेंट आप बना रहे हो। जी। जैसे सिर्फ पिज्जा बर्गर एंड फूड अपना दिखा के हाँ। नहीं, यू आर ट्राइंग टू मेक मोर लाइक अ कंटेंट अ लाइफस्टाइल। अ लाइफस्टाइल। ये काफी यूट्यूब वीडियोस एंड कुछ कोर्सेज मैंने लिया, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ हमने बहुत अच्छा लर्निंग लिया है। यूट्यूब पे उन्होंने हमारे ऊपर ही केस स्टडी बनाई है 20 मिनट की ऑन आवर ओन ब्रांड। कौन से टेक्निकल एस्पेक्ट्स में हम काम करते हैं उनकी टीम आके विजिट करके बनाई थी। ओके सो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव टू रीच 2 टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। एक जो एंड कंज्यूमर है जो मेरा सैंडविच पिज्जा बर्गर खाने वाला है, और एक जो वो बेचने के लिए मुझे मिलने वाला है। राइट राइट। सो वी हैव टू गो देयर आल्सो। ओके, एंड आप लोग ये जो ब्लॉगर वाला है ये हाँ। आप लोग दूसरी सिटीज में भी अभी करने वाले हैं? यस यस यस, वो तो अभी भी चालू ही है। अभी भी दूसरी Yes, सिटीज yes, में आप yes. लोग करते ही हो? वहाँ पे भी ब्लॉगर्स इनवाइट करके ब्लॉगर्स आप है, लोग- कम्युनिटी पेजेस है, जैसे कि जैन कम्युनिटी पेज का जीतो फेस्टिवल्स आता है, जैन कम्युनिटी के फेसबुक पेजेस होते हैं फॉर स्पेसिफिकली कोलकाता, फॉर स्पेसिफिकली दिल्ली, या कोई कम्युनिटी का पेज है जैसे अपने यहाँ पे जैन जागृति वगैरह चलता है, राइट जो बहुत सारे मिक्स उनको लेके आते हैं, बट दे हैव 1,000 पीपल ऑडियंस जो खर्चा करता है, उनको पकड़ते हैं। जैसे अपने आप एक अभी हमने आगरा में किया था, जस्ट एन एग्जांपल, एक अपना आगरा करके पेज है, दैट्स नॉट ब्लॉगर, दैट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेशन पेज जो अपने सिटी के बारे में बताता है। अभी एक जम्मू का हमने किया, एक अमृतसर का है आवर अमृतसर करके, तो ये कम्युनिटी है, एक कम्युनिटीज को भी पकड़ो। राइट। तो वहाँ पे भी आप लोग आपका टाई अप करके टाई अप करके काम करते हैं। उनके फ्ली इवेंट्स अभी नेक्स्ट व्हाट वी आर प्लानिंग ऑन, उनका दोपहर का 3 घंटा या कोई एक स्पेसिफिक डे हर सिटी में 2 घंटे, एक दिन तो मतलब कहीं पे मंडे कहीं वेडनेसडे डाउन होता है। सो वी आर प्लानिंग ऑन फ्री फ्ली मार्केट्स, जहाँ पे 10 टेबल के ऊपर की मेरी कैपेसिटी है, वहाँ पे फ्ली मार्केट्स करवा रहे हैं। स्टॉल का पैसा मत दो, आप घर घर पे अगर कुछ इमिटेशन बना रहे हो, कुछ कपड़े बेच रहे हो, यू कम हियर, यू सेल, वील एडवर्टाइज फॉर यू, लोग जो खाएंगे वो मेरा फायदा। सो दिस इज एवरी टाइम एंड अगेन द वे ऑफ मार्केटिंग चेंजेस, यू हैव टू पाइवट एंड यू हैव टू अडेप्ट। और हर चीज सक्सेस जाएगी कि नहीं जाएगी ये नहीं पता, पर करते रहना, ट्राई करते रहना। सम थिंग्स माइट क्लिक, मैक्सिमम टाइम इट क्लिक्स ओनली जब भी कुछ नया करते हो। मैक्सिमम टाइम इट डज नॉट क्लिक्स, बट देन इट इंश्योर्स के कस्टमर हमेशा सोचेगा कि साला ये कुछ नया करता है, एंड आएगा। आपका रेवेन्यू साइड पे थोड़ा अगर देखने को जाए तो जैसे सपोज 100 रुपीज का एक बर्गर है, आपका उसका मेकिंग चार्ज क्या आ जाता है? और ये अगर आप There are 3-4 different costs involved. एक सबसे बेसिक फूड इंडस्ट्री का कोई अगर ये आपकी ऑडियंस देख रही है, सीख रहा है, राइट, सबसे पहले आपके आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। आपको फिक्स्ड कॉस्ट को एनालाइज करना है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, उसके बेस के ऊपर आपका मेनू कॉस्ट आएगा।
ओके बिकॉज आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, समझो फॉर एग्जांपल 25,000 भाड़ा, 25,000 सैलरी, 20,000 लाइट बिल, 10,000 लाख रुपया फिक्स्ड कॉस्ट है। आपका स्टोर का साइज कितना है, मंथली आपका टारगेट ऑडियंस कितना है, आप कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स को पर डे सर्व करोगे, तब जाके आप खर्चे से बाहर आओगे। तो समटाइम्स इट इज 30 to 40% आपका फूड कॉस्ट। ओके फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी काउंटेड इन परसेंटेज। परसेंटेज अगर आपका टारगेट ऑडियंस है 3,000 कस्टमर को सर्व करना है, तो आपका 1,90,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 30 रुपया पर कस्टमर आपका फिक्स्ड कॉस्ट लग गया। यस आपकी एवरेज टिकट साइज है 300 रुपया, तो दैट मीन्स योर फिक्स्ड कॉस्ट इज 10%। 10%। बट वो फिक्स्ड कॉस्ट वेरी करता रहता है ऊपर नीचे। द आइडियल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज 30 to 40% ऑफ फूड कॉस्ट Food cost. एंड 10% ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ओके उसके ऊपर गए तो आप फट जाओगे। ओके 50% तक मतलब आपको कैसे भी क्लोज 50% तो आफ्टर डिस्काउंट आपका होना चाहिए। आफ्टर डिस्काउंट After 50%। कोई नया अगर चालू कर रहे हैं तो 50% के ऊपर अगर वो जा रहे हैं तो इट इज नॉट मर जाएगा, बिकॉज आपका बाकी सारे कॉस्ट आते हैं, मेंटेनेंसेस आते हैं, टाइम एंड अगेन आपको एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, टाइम एंड अगेन आपको इक्विपमेंट्स नहीं लेने पड़ते हैं, थोड़ा इंटीरियर चेंज करना पड़ता है, पैकेजिंग चेंज करनी रहती है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स रहते हैं। राइट बट फिक्स्ड कॉस्ट आपका, फूड कॉस्ट आपका 40 तक भी पहुंचा ना, तो फिक्स कॉस्ट 10% के ऊपर नहीं जाना चाहिए नहीं आपका। जाना चाहिए। ओके एंड ये जो फ्रेंचाइज आप लोग ने बोला कि आप लोग चटनीज उनको डिलीवर करते हो, मिल्क आप लोग डिलीवर करते हो, ये कैसे मतलब आप कुछ प्रिजर्वेटिव्स यूज कर रहे हैं इसके लिए क्योंकि कैसे आप ये उनको प्रोवाइड देखो सर, सब चीज में प्रिजर्वेटिव्स नहीं जाते हैं, पर कुछ चीजों में तो जाने ही जाना है। ओके लाइक 12-15% आइटम्स में जाते ही जाते हैं, जैसे कि मेयोनीज हो गया, ये सब इट इज विदाउट प्रिजर्वेटिव्स। कोई अगर बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। या तो वो कोई रूल्स तोड़ के कर रहा है, Okay. कुछ ऐसे प्रोडक्ट डाल रहा है जो प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है। ओके वो आप डालते हो ना कि इसके तेल की हाँ, जगह हाँ, घी हाँ, डाल हाँ। दो, वैसा वाला काम है। ओके ओके तो वो तो जाने ही वाला है, बट इट इज सेफ प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स को लोगों ने टैबू बना दिया है Right. कि प्रिजर्वेटिव्स आर बैड, Right. पर नॉर्मल दिन के आदमी 50 प्रिजर्वेटिव्स वैसे ही खाता रहता है। और अगर इतना ही खराब रहता तो गवर्नमेंट उसको परमानेंट बैन कर देती। और बाकी जो आइटम्स है वो कैसे जा रहे हैं आप? फ्रोजन में मैक्सिमम जाती है चीजें, फ्रोजन ब्रेड्स फ्रेश जाते हैं। ओके फ्रोजन में आपका मिल्क रहता है विथ नो प्रिजर्वेटिव्स एडेड, वो टॉप लाइन टेम्परेचर पे जाता है कि जिसको सिर्फ आपको रूम टेम्परेचर पे लाके उसको शेक करना है, उसका मिल्क शेक बन गया। ओके फिर सॉसेज है, वो रूम टेम्परेचर में जाते हैं। सॉसेज में प्रिजर्वेटिव्स होने ही वाले हैं। जो चटनी है उसका बेस मसाला जाता है। मैं धनिया का चटनी बना के एक्सपेक्ट नहीं कर सकता वो 5 दिन चलेगा, बरोबर पर धनिया पुदीना के साथ जो XYZ ग्राम का 100 ग्राम धनिया के सामने हम 20 ग्राम फॉर एग्जांपल मसाले का मिक्सचर है, वो कोई सीक्रेट नहीं रहता है, बट इट इज द राइट कॉम्बिनेशन। राइट वो जाने वाला है, तो वो भेज देते हैं। ओके तो उस धनिया तो आपको लोकल ही लेना है। 100 ग्राम धनिया लेके 20 ग्राम मसाला डालो, 50 ml पानी डाल दो, काम हो गया। काम हो गया। ओके वैसे आप So, उस वे में स्टैंडर्डाइजेशन वर्कआउट करता है। इसमें कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि आपने कुछ दिया और ट्रांसपोर्ट में रोज material पर डे ट्रांसपोर्ट उससे- बिगड़ जाता है, ट्रक्स बिगड़ जाती है, ट्रेन कैंसिल्स हो जाती है, बाय एयर भेजते हैं तो माल भूल जाते हैं। इससे ओवरकम कैसे कर रहे हैं आपका? उससे ओवरकम तो नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। Part रोज of- लोचा तो होना ही होना है। हमें उसके लिए तो लॉजिस्टिक्स टीम है। अगर स्मूथली चलता रहता तो 2 जन को रख देते। लोचा कैसे हैंडल करना, इजीएस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोस्ट हाइजेनिक वे, ये 4 एस्पेक्ट्स में रोज चेंजेस आते 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 अपन रोज अपग्रेड कर रहे हैं। ओके ओके एंड ये खुद से उन लोग कुछ नहीं कर सकते कि कल को फ्रेंचाइज कोई बोलता है कि नहीं मैं मेरी चटनी यूज कर लूंगा या वो तो खुद का बोर्ड लगा लो। खुद का वर्ड आपका ही उसको जी, एज अ ब्रांड स्टैंडर्ड है। मैकडॉनल्ड्स में जाके डोसा नहीं मांग सकते। राइट एंड टेस्ट आपका हर जगह इसके लिए Same, मेंटेन्ड है। yes. जो भी आपका पिज्जा सिर्फ एक बेसिक फर्क आता है, पानी का फर्क। ओके पानी का फर्क मतलब कुछ 2-4 डिशेस है जो पानी टू पानी चेंज होने वाला है। वी आर सिटिंग ऑन अ कोस्टल लाइन, व्हेन यू गो टू सेंट्रल इंडिया लाइक ग्वालियर जहाँ पे मेरा स्टोर है, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर है। तो अगर पास्ता बनाने में कुछ पानी यूज हो रहा है या कुछ चटनी बनाने में पानी यूज हो रहा है, तो दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट इज इनएविटेबल एंड दैट चेंज यूल एक्सपीरियंस इन टॉप ब्रांड्स इन डोमिनोज एंड एवरीवेयर। यस सो अभी वैसे फूड इंडस्ट्री तो हम लोग देखते हैं चेंज होता गया है। पहले ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स थे जब से ऑर्डर करते थे, देन स्विगी जोमेटो, आज ही आगे के भाई फास्ट फूड्स अपने को चाहिए, फास्ट फूड्स हम लोग खाएंगे। तो आप लोग उससे अडेप्ट कैसे कर रहे हो एंड कैसे ये फूड इंडस्ट्री बढ़ रहा है आपके हिसाब से? अभी आगे क्या फूड इंडस्ट्री का नाउ फूड अड्डा विल अडेप्ट टू इट? अडेप्टेशन तो डेली रिक्वायर्ड रहता है, बिकॉज डेली रोज नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, रोज नए आइडियाज आते हैं। अभी हम लोग ने देखा एक चाइना में लाइक देयर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स हु आर ऑपरेटिंग ऑन रोबोटिक्स, जो फूड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। बट देन उसके बाद शायद ये हो जाएगा, और ये यूएस में भी 2-3 मैकडॉनल्ड्स ने किया है कि ऑटोमेटिक कंप्लीट पूरा ह्यूमनलेस। तो ह्यूमनलेस इज गोइंग टू बी अ बिग कॉन्सेप्ट इन द कमिंग टाइम।
बट एक उसकी भी ऑथेंटिसिटी होती है, जैसे कि हैंडलूम, मतलब मैं कपड़े के था इसके लिए उसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि हैंडलूम्स थे, पावरलूम्स थे, अभी सब मशीन बेस्ड है, पर आज जो हाथ से बना के बना रहे हैं उसकी वैल्यू 10x हो गई है। 10x हो गई है। सो वैसा अडेप्ट करना पड़ेगा, अपनी चीजों को एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा। बट इन कमिंग ईयर्स फूड हैबिट्स चेंज एवरी 2 years, यस, क्यूजीन्स एवरी 2-3 years चेंज होती है लोगों की पसंद की। 2015-16 में लोगों को पाव भाजी पंजाबी पसंद था, 2018-19 में लोगों को पिज्जा वगैरह का ट्रेंड आया। नाउ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स हमस एंड ऑल Yes. इन माय डोमेन। More towards फास्ट फूड Western में, culture. फास्ट फूड में देखो तो, लेकिन फिर भी अभी वो सेल्स भी आपको दिखते हैं कि 2019 में पिज्जा वाज 35% ऑफ माय रेवेन्यू, राइट नाउ इट इज 28% ऑफ रेवेन्यू बिकॉज पीपल आर प्रेफरिंग ऑन न्यू आइटम्स, नाचोस बिचोस, मतलब ऐसा अलग अलग होते रहता है। वो चेंज के साथ अडॉप्ट करना एंड एजुकेटिंग योर कस्टमर। एज इंडस्ट्री आप तो अडॉप्ट कर लोगे, आपके कस्टमर को कैसे एजुकेट करना है एंड उसको कैसे अडॉप्ट करवाना है, दैट इज अप टू यू। या तो उसको आदत डालनी है कि चाहे दुनिया में कुछ भी आ जाए, देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स, लॉट ऑफ बिजनेसेस जो एक ही आइटम सालों से बेच रहे वही बेच रहे कि मैं ये बेच रहा हूँ, यही बेस्ट है। यही बेस्ट है। बट फॉर अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग डेमोग्राफिक्स, बेसिकली लोगों का आदत अडॉप्ट तो करना ही करना पड़ेगा। ही पड़ेगा वो। और आप लोग का भी अगर टर्नओवर वाइज बात करें तो पिछले 3 साल का अगर या 2 साल का अगर टर्नओवर देखें तो कैसे रहे वो? सो टर्नओवर हमारा दो टाइप का रहता है, वन इज क्यूमुलेटिव टर्नओवर एंड वन इज इन हाउस टर्नओवर। जैसे मेरी फ्रेंचाइज है तो उनका टर्नओवर हम हमारे में नहीं गिन सकते। व्हाट वी अर्न फ्रॉम द रॉयल्टी is what we can count. Yes. And what we are doing at our company owned stores, that is only what we count in our turnover which is filed. Okay. So it is last year somewhere 22 में कुछ 370 380 के आसपास थे और इस साल 4.5 के ऊपर है, कुछ 4.5 470 के आसपास है। Okay. लास्ट 1 year has been phenomenal for us. Okay. And this year जो रन रेट पे हम चल रहे हैं तो ये साल तो probably 5.5 पार कर लेंगे, 5.5 you will cross. probably by God's grace कर पाएंगे। Okay. And being in the food industry, what is the major advice जो आज ये फूड इंडस्ट्री में लोग एंटर होना चाहते हैं, बेसिक लर्निंग्स अगर आप किसी को देना चाहते हैं कि भाई ये चीज के बारे में आप लोग को ध्यान रखना ही रखना है, what will be that learnings out of your experience from past 7 years 6 years into this business, 7 years into this business, what do you will फर्स्ट तो यही रहेगा कि अगर पूरा टाइम काम करना है तो ही आओ। इट इज नॉट अ म्यूचुअल फंड और SIP के यू कैन पार्क द मनी एंड यू कैन एक्सपेक्ट, बिकॉज हर इंडस्ट्री की एक रिक्वायरमेंट होती है। आज फूड लोगों को लगता है बनाना इजी है, सबको लगता है खाना किधर भी डाल दो चल जाएगा। ऐसा अगर होता है तो सब इंडस्ट्री में ऐसा क्यों नहीं है? कपड़ा किधर भी चलता है, रियल एस्टेट किधर भी चलता है, वैसा नहीं है। जो रियल एस्टेट के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है या जो घुसते हैं और 2-3 साल लगातार 1000 दिन देते हैं, वो अच्छी बिल्डिंगें बना पाते हैं और बेच पाते हैं। Right. जो कपड़े के एक्सपर्ट्स है वो टाइम देते और पूरा टाइम देते, वो ऐसा नहीं करते जॉब भी कर रहा हूँ कपड़ा भी कर रहा हूँ। तो फूड इंडस्ट्री ऐसा नहीं है मैं ये भी कर रहा हूँ ये भी कर रहा हूँ तो हो जाएगा। इट इज वेरी डिफरेंट। बट लोगों ने परसेप्शन बना लिया है, या तो फ्रेंचाइज इंडस्ट्री का परसेप्शन बना लिया कि यू पार्क द मनी एंड यू गेट रिटर्न्स। यस, यू डू गेट गुड रिटर्न्स बट यू हैव टू गिव योर एफर्ट्स एज वेल और यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। Okay. एंड फ्रेंचाइज इंडस्ट्री इज नथिंग राइट नाउ इन इंडिया। अगर आप यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट को कंपेयर करो, यूएस पॉपुलेशन इंडियन से 45% है, बट देन यूएस में देयर आर ब्रांड्स who at least 15 brands I can name who have more than 5,000 3,000 outlets in US itself. और जब आप इंडिया की बात करो, यूएस की 2-3 ब्रांड्स है, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, बर्गर किंग, जो थाउजेंड्स में, हंड्रेड्स में इंडियन ब्रांड्स है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप के, बिकॉज जो टायर 2 टायर 3 सिटी का मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा स्कोप है कि टायर 2 और टायर 3 सिटी में खर्चे करने की ताकत है, लोगों को खाने की इच्छा है या लोगों को वो एक्सप्लोर करना है। इन नेक्स्ट 3 to 5 years टायर 2 टायर 3 में 2000 आउटलेट्स अपन खोल सकते हैं। Okay. एंड खोल के अच्छे से चला सकते हैं और फर्स्ट मूवर एडवांटेज उधर से ले सकते हैं। तो समवन हु इज विलिंग टू ओपन, यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मुंबई में रह रहे हो आप तो निकल जाओ इधर से, अपने गांव जाके खोलो, उधर लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास खर्चा करने के लिए जगह नहीं। कि डेमोग्राफिक फिक्स थोड़े चेंज करो। एंड व्हाट अबाउट द फूड के हिसाब से, कुकिंग के हिसाब से आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या उन लोग को फॉलो करने चाहिए SOPs एंड क्या उनको रखना चाहिए कि उन लोग ये सब जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की स्टार्टिंग में, लाइसेंसिंग का हो ये हो, कि वो नहीं फेस करे? वो फेस तो करनी पड़ेगी, तभी तो मतलब हीरा घिसेगा तभी तो शाइन करेगा। राइट। लेकिन उसमें ऐसा है कि फूड इंडस्ट्री इट्स नॉट इजी फर्स्ट ऑफ ऑल, बट लाइसेंसिंग लेना ही लेना है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो। रॉन्ग वे यूज मत कीजिएगा।
बिकॉज लॉन्ग टर्म में वो आपको अफेक्ट करने ही वाला है। दूसरा, रेडी टू ईट को अवॉइड कीजिएगा। अभी जो एफएमसीजी इंडस्ट्री में बूम आया ना, देयर आर बिग बिग प्लेयर्स हु आर थ्रोइंग, मतलब डंपिंग रेडी टू ईट ऑन रेस्टोरेंट्स। ये करो, इजी करो, आपका 5 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा, 15 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी, बट उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है। अगेन उसका टेस्ट चलो आपको कॉमन मिल जाएगा, बट उसका सस्टेनेबिलिटी शायद फाइनेंशियली हो जाएगा, बट मेरे को नहीं लगता उसकी लॉन्ग टाइम की गेम है। लोग वो चक्कर में कि अरे इजी है, आजकल जो पंजाबी सब्जी वगैरह का चला है ट्रेंड कि कितने रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन है, तो वो आर जस्ट डूइंग रेडी टू ईट। वो लोग 300 ग्राम के पैकेट्स बना के आपके डोर स्टेप तक डिलीवर करते हैं, पनीर बटर मसाला के। क्या 300 ग्राम का पैकेट है, माइक्रोवेव करो, गर्म पानी में थॉ करो, 3 से 4 मिनट के अंदर उसको उतारो कंटेनर में, ऊपर धनिया डालो, बटर डालो, कस्टमर को घर पे लगेगा फ्रेश बन के है। तो कस्टमर येड़ा नहीं है, रोज तो थोड़ी वैसा खाएगा। बट उसके चक्कर में आप 2-5 लाख का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा देते हो, क्लाउड किचन चला देते हो, ये सब मत करो। फ्रेश बनाओ और फ्रेश डिलीवर या तो एक करो। एसओपी बेस्ड काम करो ओके कि अगर आपको करना ही है तो टमाटो प्यूरी को सिर्फ पूरा रेडी वाला काम मत करो, हाफ रेडी हाफ कुक वैसा कुछ करो। ओके 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 एंड एक आपके हिसाब से अगर आज एक किसी को फूड बिजनेस चालू करने का है, वो कितने इन्वेस्टमेंट से चालू कर सकता है? 25,000 से भी कर सकता है आदमी, डिपेंडिंग उसका विजन और स्केल क्या है और उसकी कैपेसिटी क्या है। मैंने 50,000 से किया था, दैट डिड नॉट मीन वी डिड नॉट हैव अ विजन और समथिंग लाइक दैट, पर उनको करना क्या है, कैसे करना है, क्या प्रोडक्ट बेचना है। अब आप अचानक से आपके पास 2 करोड़ रुपए जमीन में गांव में बिकी और आप ला दिया और बोले चलो रेस्टोरेंट एंड बार खोल दो, तो वो खोलना सबसे, और लोग खोल रहे हैं वैसी चीजें, यस, और वो फेल हो रही है। अगेन कमा कौन रहा है? इंटीरियर वाला कमा रहा है, किचन वाला कमा रहा है, कंसल्टेंट कमा रहा है, लैंडलॉर्ड कमा रहा है। आप कभी नहीं कमा पाओगे उसमें। राइट। तो छोटे से भी एक चालू कर सकते हैं, बड़े से भी करो, बट बड़े टेक से समवन एक्सपीरियंस्ड अलोंग विथ यू, ओके उस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस्ड वैसा। It was lovely talking to you, Thank Mr. you, अमित Anand. भाई। बहुत सीखने को मिला फूड इंडस्ट्री के बारे में एंड समझने को मिला कि ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करता है, एंड आपका एक्सपीरियंस एंड आपका जर्नी वाज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। Thank you so very much, much. sir. Thank Thanks. you. Okay.